A very, very good evening to all of you. कोमल, आल्या, अक्षत, पुतुल, अंजना, अदनान, मोहित, क्या आप सब ठीक ठाक हैं? अक्षत कह रहे हैं मैं कैसा हूं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। सत्यम, तो आज हम इंडियस 115 पर रिवीजन डिस्कस कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ, शाहिद शाहिद, मैंने जैसे ना इंडियस 115 में भी आपके साथ, क्योंकि ये एक थोड़ा टेक्निकली बच्चों को दिक्कत देता है ये स्टैंडर्ड, तो मैंने एक ना ये आज चार्ट बनाया आपके लिए। ठीक है, तो उस चार्ट का ये फायदा है कि आपको रिवीजन ना मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी। टोटल 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको 5 ही घंटे लगेंगे, उससे पूरा हो जाएगा। एग्जाम से पहले मतलब जब भी आप सेकंड रिवीजन करते हैं या थर्ड रिवीजन करते हैं, तो मेरी क्लासेस के बाद आपको इतना ही लगेगा। ठीक है अक्षत, तो मुझे फटाफट से बताइए, सबसे पहले क्या हम लोग एक रिवीजन कर लें? अभिषेक, क्या हम पहले ये रिवीजन कर लें और इस रिवीजन को करने के बाद फिर आपके बचे हुए जो पॉइंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? देखो, इंडियस 115 जो कि नरेंद्र बिग साइज पेज है ये, तो इसका प्रिंट कैसे आएगा वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा दी कि आप अपने मोबाइल पे डाल लो, मोबाइल से देख लो प्रिंट की क्या आवश्यकता है उसके अंदर। ठीक है, मतलब लेकिन ये साइज जो लिया मैंने पेज का बड़ा लिया था गुड नोट्स में जाकर, तो मैंने इसे बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 115 की एक रिवीजन। तो इंडियस 115 रेवेन्यू जो हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद कस्टमर्स, उसके कंटेक्स्ट में डिस्कस करता है ये नहीं रेवेन्यू को हम लोग अपने पास कैसे रिकॉग्नाइज करें उसकी बात करता है। ये कुछ चीजों पर ये अप्लाई नहीं होता, 116 पर अप्लाई नहीं होता, 117 पर अप्लाई नहीं होता, यानी लीजेस के कॉन्सेप्ट में आप उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का रेवेन्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात नहीं कर सकते। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो आप अपने पास इंटरेस्ट डिविडेंड की करते हैं वो किसी और स्टैंडर्ड में करते हैं, उसका नंबर कौन सा है? 109, तो उसके अंदर भी इस स्टैंडर्ड का कोई रोल नहीं है। और इसके अलावा आपके पास कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेशन में जब दो कंपनियों को जोड़ा जाता है तो उसमें भी रेवेन्यू कैसे कंबाइन किया जाएगा वो इस स्टैंडर्ड में नहीं कवर्ड है। ओके, हमारे पास इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं। रेवेन्यू का मतलब आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये एक इनकम है जो हमारे ऑपरेशन की है, हमारी ऑपरेटिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की है, जो हमारी एंटिटी की है। एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक साधारण सी भाषा में समझें तो दो आदमी जिसके अंदर एग्री करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन है चाहे ओरल है, और ये लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। कस्टमर कौन होते हैं? कस्टमर वो होते हैं जो हमसे रिसीव करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से वाले गुड्स एंड सर्विसेज? हमारी मशीन की बात कर रहे हैं? नहीं, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी ऑर्डिनरी आउटपुट होती है उसको हम बोलते हैं कस्टमर है, और उसके बदले में हम तो क्या देते हैं? कंसिडरेशन भी देते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है। इसके ऊपर हमारे पास दो चार पॉइंट जो इंस्टीट्यूट के लिए बड़े पसंदीदा हो सकते हैं वो ये हैं कि मान लीजिए हमने आउटपुट विदाउट कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूट की है, तो बताओ क्या होगा? हमने किसी को आउटपुट दी है विदाउट कंसिडरेशन, हमारा कस्टमर है, हमने फ्री में उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर डाले सैंपल, तो ये रेवेन्यू नहीं है, दिस इज योर प्रमोशनल एक्सपेंस। ये बेसिकली क्या है? प्रमोशनल एक्सपेंस है। इसी में एक और सवाल जो कि इंस्टीट्यूट ने आपसे बाद में पूछा भी हुआ है कि हम अपने कस्टमर्स को गिफ्ट देते हैं, ये नहीं हमारी आउटपुट ही नहीं है, हम गिफ्ट दे रहे हैं अपने कस्टमर को, दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं। इसके ऊपर डॉक्टर्स का एक सवाल डाला हुआ है जिसका नंबर है 93rd, तो उसके अंदर वो आता है कि हमने अपने कस्टमर्स को क्या दे दिया? कोई गिफ्ट दे दिए। तो क्या ये हमारे पास इस स्टैंडर्ड में कवर होगा? क्या ये रेवेन्यू है? द आंसर इज नो, ये भी प्रमोशनल एक्सपेंस है, क्योंकि इसमें तो आउटपुट भी नहीं है और इसमें हमने कोई कंसिडरेशन भी नहीं ले रखी है। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या इससे हमारी गुडविल बनती है, हमारा ब्रांड बनता है? द आंसर इज नो। इंडियस 38 उसकी बात करता है कि ये नहीं बन सकता है, देयरफॉर उस खर्चे को हम जैसे ही इनकर कर दिया जाता है वैसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक
एक और बात हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि हम कब अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। आई मीन टू से कि मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं विद राम, विद श्याम, विद मोहन, विद हरि, तो क्या इनको कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं और इनको एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके काम कर सकते हैं? तो इसकी कुछ शर्तें हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो किसके साथ होने चाहिए? विद द सेम पार्टी या रिलेटेड टू द सेम पार्टी। इसका मतलब ये सेम पार्टी के साथ होंगे या रिलेटेड पार्टी जो हमारे पास है जो उसकी है, तो हम उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पहली कंडीशन है। सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और ये नेगोशिएशन भी कब होनी चाहिए? उन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने से पहले नेगोशिएशन होती है, वो भी कब होनी चाहिए? वो भी हमारे पास एक साथ ही होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली एक साथ हो जाए तो भी चलेगा, मतलब थोड़ा सा गैप है तो चलेगा। हमने क्लास में डिस्कस किया भी था कि हो सकता है 3 दिन का गैप बहुत ज्यादा हो सकता है 3 दिन का गैप बिल्कुल भी ज्यादा ना हो। इट्स बेसिकली ऑन केस टू केस बेसिस आपको देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि अगर वो अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पर है तो हम उसको बोलते हैं कि नेगोशिएटेड सेम टाइम। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए वो दोनों मिलकर के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आई मीन टू से दोनों का काम आपस में इंटर रिलेटेड है। उसके अंदर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं, तो दोनों का काम क्या है? इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेट कर देंगे। या दोनों की कंसिडरेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक का भाव बढ़ाओ घटाओगे तो दूसरे का भाव बढ़ घट जाएगा। है दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेकिन दोनों की कंसिडरेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो या तो कंसिडरेशन डिपेंडेंट है या वो दोनों मिल करके एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने आपको जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो कौन कौन से हैं? सिंगल पीओ के ऊपर उन्होंने 4 और 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है और इंटर रिलेटेड के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है। तो आप एक बार क्या कर सकते हैं ना, सोहेल, शाहिद, आपने अपने पास इनको ना जब आप रिवाइज करेंगे तो बस ये वीडियो देखना और साथ साथ में ये क्वेश्चन खोल करके चेक करते जाना कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो आपके सारे क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बारे में बात आती है, क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं? व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब ओरिजिनली साइन किया था तो उस समय वो नहीं था, बाद में उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। द आंसर इज यस। यदि हम चेंजेस करते हैं तो 3 पॉइंट्स इसके ऊपर हमारा स्टैंडर्ड डील करता है। नंबर 1 कह रहा है यदि उस चेंज के अंदर हम एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज का ऑर्डर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया गया और अब उसके अंदर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज भी देने पड़ेंगे। एंड उसके साथ दूसरी कंडीशन कौन सी है? किस प्राइस पर होने चाहिए? एट स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू, जो मार्केट में डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। अगर मान लीजिए वो उसी प्राइस पर है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं कि साहब उतना पार्ट जो मॉडिफाई हुआ है, सिर्फ उतना पार्ट, बाकी जो ओरिजिनल चल रहा चलता रहेगा, उतना पार्ट क्या बन जाएगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज न्यू कॉन्ट्रैक्ट। हम उसको नए कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करना स्टार्ट कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आपको मेरी क्लास दिखाई दे रही है ना? अच्छा, हम मेरे यहां फ्रीज हो गई थी तो आपके यहां भी शायद फ्रीज हो गई थी। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये डायरेक्टली एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो इन दैट सिचुएशन आप उसको नया कॉन्ट्रैक्ट डील करेंगे। इस पर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 देखोगे तो उसमें ऐसा हुआ होगा। ठीक है। फिर इसके अलावा दूसरी मॉडिफिकेशन क्या होती है कि हमारे पास या तो मात्रा चेंज कर दी गई, क्वांटिटी चेंज कर दी गई, या उसमें प्राइस चेंज कर दिया गया, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जितने ऑलरेडी रेंडर हो चुके हैं और जितने अभी और रेंडर होने हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। मतलब जितना काम हम कर चुके वो भी डिस्टिंक्ट था, जितना हम काम अभी और करेंगे वो भी डिस्टिंक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे सर्विसेज के केस में आपने जितनी सर्विस ले ली अपने पास, आई एम सेइंग अबाउट द सीरीज सर्विसेज, जो सीरीज में आपको सर्विसेज मिलती हैं, तो जितनी सर्विस आपने ले ली इंटरनेट की, जिम की, वो सर्विस यूनिक थी और जितनी और लोगे वो अलग यूनिक है। ऐसे इन द केस ऑफ गुड्स, जितने गुड्स आपने अभी तक ले लिए वो एक यूनिक थे और जितने गुड्स अभी आप और लोगे वो अलग यूनिक हैं। तो यदि मान लीजिए आप ऐसे पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करते हैं जिसमें रिमेनिंग आइटम्स जो आपने डिलीवर करनी है वो यूनिक हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको अपने पास प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया
कि आपके लिए इन दैट सिचुएशन जो कंसिडरेशन पहले की आ चुकी, जो आपने ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। हां, अगर कोई एडवांस पिछला बचा हुआ है, वो एडवांस तो ऑफ कोर्स इसमें यूज होगा, और आपने अब जो नई कंसिडरेशन लेनी है तथा अगर कोई एडवांस पिछला है, उन सबको आप अपने नए गुड्स एंड सर्विसेज में यूज कर लेंगे। हाँ, पुतुल कह रहे हैं दोनों में अंतर क्या है? पुतुल, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रकार का केस है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज एडिशनल आ रहे हैं और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस मार्केट का प्राइस है। ओके, इसको हमने अलग कर दिया। फिर हमने कहा कोई भी मॉडिफिकेशन होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, मतलब जो दे दिया वो भी डिस्टिंक्ट है, ये भी डिस्टिंक्ट है, तो आपको प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और मुझे फटाफट से बताओ लास्ट केस कौन सा आता है? लास्ट आता है बचा हुआ केस। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 8, 58 और 90। इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, डिस्टिंक्ट चीज स्प्लिट हो रही होगी उसके अंदर, ठीक है ना। और फिर लास्ट में कौन सा आता है? लास्ट में आता है जहां पर आपके पास कोई और केस है, यानी इन दो के अलावा कुछ भी और केस है, तो वो सारे के सारे लास्ट केस में आ जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं कि हमको वहां पर रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी? रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट के लिए आपने जो ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया है वो कैचअप एडजस्टमेंट से चेंज करना पड़ सकता है। तो आप दोबारा से सारा ट्रांजैक्शन प्राइस निकालेंगे, सारा का सारा ट्रांजैक्शन प्राइस आफ्टर मॉडिफिकेशन दोबारा निकालेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दोबारा निकालेंगे, रेवेन्यू को दोबारा कैलकुलेट करेंगे माइनस जो रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, इसको बोलते हैं कैचअप एडजस्टमेंट। हम वो कैचअप एडजस्टमेंट अपने पास अप्लाई करेंगे अपने पास। तो ये हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस था, और इस पर भी हमारे पास इंस्टीट्यूट ने कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं? देयर आर 3 questions on this point as well. Okay? डिस्क्लोजर्स इंस्टीट्यूट ने कभी पूछे नहीं है, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, इतने डिस्क्लोजर याद रखना। आपको एक तो रेवेन्यू को डिसएग्रीगेट करके बताना पड़ेगा। डिसएग्रीगेट मतलब रेवेन्यू कहां कहां से आ रहा है, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कितना है, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कितना है, फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप कितना है, आपको डिसएग्रीगेट करके बताना पड़ेगा। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रमुखता से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज करनी है, वो सारी की सारी आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे। सर हमारे पास तो बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो आप उनमें से प्रोबेबली जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको निकाल सकते हैं कि हम इन तरह के गुड्स में डील करते हैं, आमतौर पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके अंदर ये क्लॉजेस होते हैं, आप ये बताओगे अपने पास। इसके अलावा आपने कोई भी अजम्पशंस लगा रखी हैं, कोई भी जजमेंट्स लगा रखी हैं, या कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट लगा रखा है। एक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट आता था, मैं भूल गया कौन सी जगह पर आता था, बताओ जरा। इंड AS 115 में भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट था, वो था 12 महीने का गैप आपके पास अगर होगा तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं माना जाएगा। आप उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब सरलता, सिंपलिसिटी के लिए लगाया गया कोई कॉन्सेप्ट। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप अपने पास अप टू 12 मंथ वाले गैप को सब्सटेंशियल गैप ना मानते हुए फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इग्नोर कर देते हैं। यू हैव टू डिस्क्लोज इट। इसके अलावा आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज भी डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। इस पर इंस्टीट्यूट ने कभी भी सवाल कोई भी नहीं पूछा है। इसके अलावा हमारे कोर्स में AS 7 और AS 9 का भी कंपैरिजन डाल दिया गया। तो मैंने आपको यह भी याद करने को बोला था कि आप कैसे याद करेंगे, बड़े सारे पॉइंट है, कैसे याद करें। तो आपको यह देखना है कि AS में और 115 में ऐसा क्या है जो 115 में है और AS में नहीं है। तो मुझे फटाफट से बताओ, 115 में है ऐसा क्या है जो AS 7 और 9 में नहीं है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रांजैक्शन प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कोई पॉइंट नहीं है, ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन का कोई पॉइंट नहीं है, वारंटी का कोई पॉइंट नहीं है, डिस्काउंट वाउचर्स लॉयल्टी पॉइंट्स का कोई पॉइंट नहीं है, टोल रोड्स का कोई पॉइंट नहीं है। यानी बड़े सारे पॉइंट निकलाए, ये सब के सब हमारे पास यहां अवेलेबल नहीं है। और ऐसा क्या है जो AS में है और 115 में नहीं है? तो AS में है वो हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम को भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि अदरवाइज हमारे 115 के आउट ऑफ स्कोप है। ये आपको पता होना चाहिए। इस पर भी इंस्टीट्यूट ने अभी तक क्वेश्चन नहीं डाला है, हालांकि 2024 से आपके कोर्स में ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ओके, इसका मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एथिक्स के भी 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताया। एथिक्स में जो भी कहानी आएगी
वो आपको 115 की बतानी पड़ेगी। लेकिन कॉमन पॉइंट क्या आता है भाई, आपको अल्टीमेटली बताना है चार्टेड अकाउंटेंट की ड्यूटी क्या बनती है। तो मुझे फटाफट से बताओ, किसी भी सिचुएशन में अगर मान लो ड्यूटी बतानी है तो वही कहानी लिखनी है, उसके कुछ एथिक्स होने चाहिए, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आपके साथ कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल बता रखे हैं इंडिपेंडेंस के, इंटीग्रिटी के, आप उनके बारे में बात करें। ये जनरल सी कहानियां हैं। और फिर उसका रेमेडियल तरीका क्या बताएं कि भाई आप उसको अपने क्लाइंट को गाइड करें, कि आपका जो क्लाइंट है उसको आप गाइडेंस दें कि साहब कैसे कैसे हमको करना चाहिए। अगर वो नहीं मानता है तो डिस्क्लोज करना शुरू कर दें, डिस्क्लोज करें अपने सीनियर को, अगर मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं, या डिस्क्लोज करें सीए इंस्टीट्यूट को, या डिस्क्लोज करें ऑडिटर को। और अगर आप ऑडिटर ही हैं तो वैसे तो ऑडिट वाले सर बताएंगे, फिर आपको किस किस को डिस्क्लोज करना है, फिर आप अपने शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करते हैं बाय गिविंग अ नोट्स। और अगर कोई नहीं सुन रहा आपकी तो आप क्या करें, विड्रॉ फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग, विड्रॉ फ्रॉम द असाइनमेंट, रिजाइन फ्रॉम द जॉब। ये सारे के सारे स्टेप्स आते हैं। और कौन कौन से क्लॉजेस में कवर्ड है, जो एम्प्लॉइज है वो कौन से वाले क्लॉज में कवर्ड है, क्लॉज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2। और अगर जो हमारे प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं वो किस में कवर्ड हैं, वो क्लॉज नंबर 5, 6, 7, 8 ऑफ पार्ट 1 शेड्यूल 2 के अंदर वो कवर्ड है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो आपको ये हमने समझा रखा है भाई, आपको कैसे उसका आंसर देना है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। ये हमारे पास एक एस्पेक्ट था, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी ये मैंने आपके साथ रिवाइज कर दिया कि इतना पार्ट हमारे पास है, इस पर ये क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारे पास इसमें 5 स्टेप मॉडल है, जो हमारा इंड एस 115 है, ये 5 स्टेप मॉडल है। जिसमें से पहला स्टेप क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है कि नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड। नंबर 2 आप उसमें क्या देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। नंबर 3 देखते हैं इसका ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। नंबर आप 4 में इसको एलोकेट करते हैं टू द वेरियस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। और नंबर 5 में आप क्या करते हैं, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। मैंने इसे इस तरह से नहीं पढ़ा रखा है, तो जैसे मैंने पढ़ा रखा है उस तरह के नोट्स मैंने आपके साथ लिखे हैं, वही है। अगर आप देखेंगे तो उसी के हैं, बस ऊपर नीचे हैं और कुछ नहीं है। कोई स्टेप ऊपर है तो कोई स्टेप नीचे है, उनका स्टेप किसी और प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहले आ गया, हमने आपसे कहा रेवेन्यू रिकॉग्निशन की कंडीशंस कौन कौन सी हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन की कंडीशंस कौन सी हैं, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर 2 प्रकार की कंडीशंस की हमने चर्चा की थी। एक तो नॉर्मल कंडीशंस और एक स्पेशल कंडीशंस थी। मुझे फटाफट से बताओ स्पेशल कंडीशंस क्या थी, पहले स्पेशल की ही बात कर लो। स्पेशल कंडीशंस क्या थी, स्पेशल कंडीशन मतलब कुछ ऐसा केस जहां पर आप दिमाग नहीं खराब करेंगे, ये कंडीशन पूरी हो जाएंगे तो यू कैन रिकॉर्ड द रेवेन्यू। 2 सिचुएशन थी इसके अंदर। इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, गुड्स डिलीवर हुए कि नहीं हुए छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, और जो उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन आपको मिली हुई थी वो रिफंडेबल नहीं है, तो मुझे बताइए क्या उस कंसिडरेशन को आप इनकम में ट्रांसफर कर सकते हैं? फटाफट से बताओ, क्या उसको इनकम में ट्रांसफर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। नेकपाल जी, आप कृपा करके चैट को अगर छेड़ना बंद कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जबरदस्ती इधर उधर कर रहे हो। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास एक और भी सिचुएशन थी। अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज फुली डिलीवर कर दिए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का एक भाग हमारा खत्म हो गया। इसका मतलब हमने अपनी जिम्मेवारियां पूरी निभा दी हैं, मोस्ट ऑफ द कंसिडरेशन भी आ गई है। अब देखो नेकपाल, चेंज कर दिया ना तुमने, मोस्ट ऑफ द कंसिडरेशन जो है वो हमारे पास आ चुकी है और वो रिफंडेबल नहीं है। तो मुझे फटाफट से बताओ जो ये आपके पास बचा, अच्छा, तो जो हमारे पास अमाउंट है क्या हम उसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इस पर भी एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है, क्वेश्चन 79, और 1-2 एमसीक्यूज भी इसके ऊपर पूछे हुए हैं कि इसके अंदर हमारा रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा। तो आप मुझे बताओ, बस इतना सही तो याद रखना है, मोस्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड, और हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर दिए हैं, और ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान रखना है। और इसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेज है? 2 हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट कर दिया है और इसका अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें तो 79 नंबर में देख सकते हैं। नॉर्मली आप रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, नॉर्मली कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? तो नॉर्मली रिकॉर्ड करने की रेवेन्यू कंडीशंस क्या है, मतलब जहां पर ये स्पेशल सिचुएशन नहीं थी वहां पर हम बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा। नंबर 1,
देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही बता दिया, दो पार्टियों के बीच में है और वो लीगली इन्फोर्सेबल है, और इसके अलावा हमने आपको बता दिया कि उस कॉन्ट्रैक्ट के चाहे रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि वो ऑफ कोर्स इन्फोर्सेबल होना चाहिए, तथा उसमें एक पॉइंट और, पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग कंसिडरेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग कंसिडरेशन है, हम तभी मानेंगे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और मुझे ये बताइए, पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग कंसिडरेशन में आप क्या चेक करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन में बताओ पॉसिबिलिटी टू कलेक्ट कंसिडरेशन है कि नहीं है। तो आप दो बातें चेक करते हो, एबिलिटी टू पे, कि सवाल में कहीं एबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी एबिलिटी क्या है, और इंटेंशन टू पे, कि उसकी इंटेंशन क्या है, आप उसको चेक करते हो। इन पर बेस्ड आप अपने पास बोलते हो कि ये मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है। एक और मुद्दा आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, वो है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कॉमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। व्हाट इज कॉमर्शियल सब्सटेंस? कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है कि उसमें हो सकता है कोई एक्सचेंज हो। भाई हम गुड्स दे रहे हैं, बदले में कैश ले रहे हैं, तो क्या ये सिमिलर एक्सचेंज है कि नॉन सिमिलर एक्सचेंज है? हम गुड्स दे रहे हैं और कैश ले रहे हैं, ये तो नॉन सिमिलर है। अच्छा, हम गुड्स दे रहे हैं और फर्नीचर ले रहे हैं, क्या ये भी नॉन सिमिलर है? फटाफट से बताओ, ये भी नॉन सिमिलर है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हम बोलते हैं कि वो हमारे पास कॉमर्शियल सब्सटेंस में नहीं है। वो कौन सा केस है? वो ये है, अगर मान लीजिए कोई एक्सचेंज है, किसकी? ऑफ द सिमिलर आइटम्स। जो सिमिलर आइटम है, मैंने क्या दिया है? मैंने अपने पास जो सामान दिया है वही सामान मैंने अपने पास ले लिया है। और मुझे फटाफट से बताओ, दो किन लोगों के बीच में ये ट्रांजैक्शन होनी चाहिए? भाई मैं गया क्रोमा में और मैंने पुरानी वॉशिंग मशीन दी और नई वॉशिंग मशीन ले ली, तो ये भी तो एक्सचेंज है। लेकिन क्या हम दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं? तो क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचता है, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं, इसका मतलब हम सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं है। लेकिन अगर मान लो क्रोमा और कोई और विजय सेल्स, आई डोंट नो आप लोगों के यहां विजय सेल्स है कि नहीं है, क्रोमा और विजय सेल्स आपस में वॉशिंग मशीन एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं, सेम गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, किस कारण से ऐसा करते हैं? वो वाई डू दे एक्सचेंज? दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, दोनों के पास वॉशिंग मशीनें हैं। वो टू फैसिलिटेट कस्टमर, ताकि कस्टमर को फायदा मिल सके। ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट हैविंग कॉमर्शियल सब्सटेंस। और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक ठीक हो गई बात? लीजिए, इस पर कोई ज्यादा मुद्दे नहीं, क्वेश्चन मरे मरे से 1 2 3 है, 1 2 3 क्वेश्चन तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और क्या होना चाहिए? फटाफट से बताओ। कंट्रोल मस्ट बी ट्रांसफर्ड। अब इसका मतलब यह कि गुड्स एंड सर्विसेज का हमें क्या देना है? कंट्रोल ट्रांसफर करना है। तो साहब ये कंट्रोल का क्या मतलब है? तो कंट्रोल को समझाने के लिए हमारे स्टैंडर्ड ने कहा कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो हम मानेंगे कि कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड ओवर टाइम, और अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो हम क्या मानेंगे? कि दिस इज बेसिकली द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये 3 कंडीशन आती हैं। तो मुझे फटाफट से बताइए वो 3 कंडीशन कौन कौन सी थी? कभी भी देखना पड़ेगी कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा, ठीक है ना? कंट्रोल ट्रांसफर करने का पॉइंट है, तो वो कब ट्रांसफर होगा, ओवर द टाइम या पॉइंट इन टाइम? तो 3 कंडीशन कौन कौन सी है? नंबर 1, कस्टमर रिसीव्स एंड कंज्यूम्स साइमल्टेनियसली। वो अपने पास उसको साइमल्टेनियसली उन गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर रहा है और कंज्यूम करता चला जा रहा है। जैसे मैं हिंदी फिल्म देख रहा हूं तो मैं साथ में फिल्म देख रहा हूं और मैं रिसीव भी कर रहा हूं और कंज्यूम भी कर रहा हूं। ओके, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इसमें आते हैं। इसको चेक करने का तरीका क्या था? इसको चेक करने का तरीका था, इनमें रीवर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना पार्ट हो चुका है, अब आपने आधी फिल्म देख ली तो दोबारा आधी फिल्म थोड़ा देखनी पड़ेगी आपको। मान लो आधी फिल्म के बाद रुक गए तो फिर आधी फिल्म तो देखी हुई है, दोबारा क्यों देखेंगे अपने पास? ओके, ये पहली कंडीशन है। ओके, दूसरा, कोई एसेट बन रहा है, एसेट इज बीइंग क्रिएटेड और इनहेंस्ड विच इज इन द कंट्रोल ऑफ।
विच इज इन द कंट्रोल ऑफ कस्टमर। कस्टमर के घर पे जाके मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं उसके एयर कंडीशनर को सर्विस कर रहा हूं, मैं उसके घर में व्हाइट वॉश कर रहा हूं, मैं उसका कोई एसेट बना रहा हूं, मैं उसकी लैंड पे कोई मकान बना रहा हूं, तो क्या कस्टमर के कंट्रोल में कोई चीज है जिस पर मैं काम कर रहा हूं? द आंसर इज यस। कॉन्ट्रैक्ट कैसे, कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होगा? कंट्रोल ओवर दी टाइम ट्रांसफर होगा। और एक लास्ट पॉइंट और भी है जो कि इंस्टीट्यूट का पसंदीदा है, वो क्या है कि एसेट तो मेरे यहां बन रहा है, बट आई डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव यूज टू दैट एसेट। इसका मतलब व्हाट आई एम डूइंग फॉर द कस्टमर, मेरे पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, एंड मैं उस काम की पेमेंट इन्फोर्स कर सकता हूं। इस पर एक सवाल था, अगर आपको याद आया हो, जिसमें आपका विवाद भी हुआ था। वह उसने लिखा था कि आपको कोई 10-10% पेमेंट मिलती रहेगी, तो आपको लगा था भी 10-10% पेमेंट मिल रही है तो हम जो काम कर रहे हैं पैसा तो आ ही रहा है। नहीं 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 नहीं, हमें जो हमने काम किया है इसके बदले में पेमेंट इन्फोर्स होनी चाहिए। हो सकता है हम ज्यादा काम कर रहे हो, 10-10% से ज्यादा काम कर रहे हो, देयरफॉर मैं बोल रहा हूं जो हम काम कर रहे हैं इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज हमें नहीं होना चाहिए, और उसके बदले में हम पेमेंट इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? द कंट्रोल इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। और इस केस में हम फिर अपने पास क्या करना शुरू कर देंगे कि हम बोल देंगे साहब इसके अंदर आप अपना डिग्री विग्री निकालो और अपना रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो। ओके, इस मुद्दे पर हमारे इंस्टीट्यूट ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं? मतलब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ लास्ट क्लॉज में से ही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ लास्ट क्लॉज में से। वो भी पता कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसे मिलेगा, एक में तो ऑडिट सर्विस कर रहा है वो, और एक वही वाला वो 10-10% वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके है। फिर मैंने कहा कंट्रोल जो ट्रांसफर किया जाएगा फॉर लाइसेंस एंड डिजिटल एसेट, इसका कोई स्पेशल तरीका है कि जो लाइसेंस और डिजिटल एसेट्स हैं इनका कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होगा। थोड़ा कलर मुझे लगता है गलत सिलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी आप लोगों के पास है, आप मोबाइल से देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वो लाइसेंस किसका है, वो लाइसेंस है फॉर फ्रेंचाइजी और ब्रांड, तो आप रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर वो फ्रेंचाइज या ब्रांड का है तो आप चेक करेंगे क्या इसमें हमारी सप्लायर की तरफ से कोई फर्दर एक्टिविटीज नीडेड है। अगर नो फर्दर एक्टिविटीज नीडेड, यानी हमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है और उसको जो हमने ब्रांड दे दिया उसी से काम चला लेगा, तो हम पॉइंट इन टाइम पर कंट्रोल ट्रांसफर मानेंगे। इस पर कौन सा एग्जांपल था, क्वेश्चन था, उसमें वो था कि हमने किसी ने लाइसेंस ले लिया है और वो लाइसेंस का कलेक्टर है, वो पुराने लाइसेंस इकट्ठे करता है। तो जिसने पुराना लाइसेंस बेचा है उसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है, उसने लाइसेंस बेच दिया, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, और उसने बाय कर लिया। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या ऐसे में मुझे कोई काम करना है? जिसने बेचा है मुझे कोई काम करना है? द आंसर इज नो। जिस दिन मैंने उसे लाइसेंस दिया मैं उसी दिन अपना सारा का सारा रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम रिकॉग्नाइज कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे उसके बदले में काम करना है, अगर मुझे उसके बदले में काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एसओटी। कौन सा काम करना होता है? वो काम कोई गुड्स एंड सर्विसेज का डिलीवरी नहीं है। आई एम नॉट गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज टू माई कस्टमर, बट आई एम प्लेइंग द मैचेस। तो मैचेस में कस्टमर के लिए प्ले नहीं कर रहा, लेकिन देयर आर एक्शंस एंड एक्टिविटीज नीडेड एट माय एंड, क्योंकि उसके करने से ही उसको बेनिफिट होता है। अगर मैं वो एक्टिविटी नहीं करूंगा द कस्टमर विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, तो इसका मतलब ये एस्पेक्ट देखते हैं। अगर ब्रांड के केस में कुछ ना लिखा हो एक्टिविटी करनी है कि नहीं करनी है, तो त्रिशा अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ब्रांड के केस में एक्टिविटी करनी है कि नहीं करनी है, तो क्या ये वो कलेक्टर वाला केस होगा या मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर वाला केस होगा? कलेक्टर वाले केस तो बड़े रेयर होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे जितने लोग ब्रांड दे रहे ले रहे हैं वो कौन से हैं? जिनकी आज वैल्यू है, उनके पीछे उनकी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। तो अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसके अंदर वो एक्टिविटीज नहीं है, तो ब्रांड विल गेट हर्ट। हालांकि वो एग्जांपल अच्छा नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। अभी कुछ दिन पहले कुछ यूट्यूबर्स को बहुत हेवी बैकलैश पब्लिक से फेस करना पड़ा। उन्होंने कुछ भद्दे कमेंट्स किए थे, तो पहले उससे उनको बड़े सारे उसकी ब्रांड वैल्यू मिलती थी, उनकी एक मार्केट में वैल्यू मानी जाती थी। लेकिन क्या उनकी उस एक्टिविटी से बाकियों को नुकसान होना शुरू हो गया? तो जो कस्टमर है वो कहता है मैं
मैं तुम्हारे ब्रांड को इसलिए यूज करना चाहता हूं कि तुम अच्छे काम करोगे तो मुझे फायदा होगा। तुम मेरे लिए काम मत करो, तुम अच्छे काम करोगे तो हमारा नाक ऊंचा होगा। दिस इज लाइक दिस, ओके। तो हम लोगों को अपने पास वो एक्टिविटीज करनी जरूरी होती है, और अगर कोई एक्टिविटी करनी जरूरी नहीं है तो इन दैट केस हम क्या बोल देते हैं कि इन दैट सिचुएशन आप उसको पॉइंट इन टाइम बुक कर देंगे अपने पास। तो इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन है जिसमें एक्टिविटी नॉट नीडेड है, ये वो वाला कलेक्टर वाला केस है, वो क्वेश्चन नंबर 72 है। और जिसके अंदर आपको एक्टिविटी करनी है वो कौन सा वाला केस है, वो क्वेश्चन नंबर 82 है। तो जरूर देखते जाना अपने पास इन क्वेश्चंस को, आपको पन्ने पलटने और हाथ के हाथ आपका वो टॉपिक पूरा रिवाइज होता जाएगा। यदि जो आप बेच रहे हैं वो एक डिजिटल एसेट है, जैसे कि मेरी क्लासेस हैं, या जैसे कि सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस हैं, जैसे कि कोई और ओटीटी की सब्सक्रिप्शन है, या कोई भी और इस तरह के कोई चीजें हैं, ठीक है, जो डिजिटल एसेट्स हैं। अगर कोई भी डिजिटल एसेट्स हैं तो इसके अंदर भी हमारे दो पार्ट आते हैं। क्या जब हमने आपको वो लाइसेंस दिया उसके बाद वो स्टैंड अलोन फंक्शनैलिटी पर काम कर रहा है, नो फर्दर एक्टिविटीज एज नीडेड विच विल चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लासेस या चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब अगर मान लीजिए जो आपको सॉफ्टवेयर मिला वो इटसेल्फ स्टैंड अलोन काम कर सकता है, चाहे मैं अपडेट करूं कि ना करूं, तो मुझे बताओ सॉफ्टवेयर किसके ऊपर रिकॉग्नाइज हो जाएगा। मैंने आपको अपने पास कोई सॉफ्टवेयर दिया और मैंने कहा इसको यूज कर लो, तो ये पॉइंट इन टाइम पर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर में मैंने आपसे कहा ये रखो, मेरे को कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है विच विल चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट स्टैंड अलोन फंक्शनैलिटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हमारे पास एसओटी पर आ जाएगा। तो हमने आपसे कहा कि यहां पर हमारे पास उस डिजिटल कंटेंट में अगर उसके अंदर स्टैंड अलोन फंक्शनैलिटी है और फर्दर एक्टिविटीज आर नॉट रिक्वायर, वो हमको नहीं चाहिए, तो कंट्रोल ट्रांसफर क्या हो जाएगा, पॉइंट इन टाइम। इसके ऊपर कौन कौन से दो क्वेश्चन हैं, 69 एंड 71। इसमें एक क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर वाला, जहां उसने लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर देगा। तो क्या हमारा उस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट से विवाद हुआ था? भाई हम कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, बट इंस्टीट्यूट ने कहा था। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये विवादित क्वेश्चन हो गया। यानी आप इसमें इंस्टीट्यूट का भी आंसर देख सकते हैं, मेरा भी देख सकते हैं, और अल्टीमेट नंबर उन्हें इंस्टीट्यूट ने देने हैं। तो आपके पास अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए इस जगह हमारा उनके साथ झगड़ा है। मैंने यहां साथ में लिख दिया है कि आईसीए के साथ हमारा इस क्वेश्चन में विवाद है। ओके, बारी चल रही थी कि हमारा कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा, तो मैंने कहा जी कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो ऐसा है। अब बारी आ गई हमारे पास, अगर इनमें से ये वो तीन कंडीशन थी ना जिसमें एसओटी बोलते थे, अगर वो तीन में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो हम कंट्रोल किस पर लेंगे, हम एसओटी पर लेंगे, और नहीं तो हम कंट्रोल किस पर लेंगे, पॉइंट इन टाइम पर लेंगे। अब बारी आती है, मैं इसको पहले पॉइंट इन टाइम वाले को डिस्कस कर दूं। पॉइंट इन टाइम में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? पॉइंट इन टाइम तो है, बट वो टाइम कौन सा होगा, पॉइंट इन टाइम कौन सा होगा? ये वो पॉइंट इन टाइम है जब हम रिस्क एंड रिवॉर्ड दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं और हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब हमने अपने पास रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए या हमने अपने पास उसके गुड्स को डिलीवर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा इंस्टीट्यूट के साथ कोई विवाद रहा होगा। हाँ, ये कौन सा वाला, ये वॉयज वाला है। 60th क्वेश्चन में वॉयज वाला एक क्वेश्चन किया था जो मैंने कहा था हमारे हिसाब से वो गलत है। उसमें क्या था, वो कह रहा है जी एक पानी वाला जहाज है, श्रीलंका जा रहा है सामान लेकर के, वो आधा रास्ता बीच में कवर कर चुका है और फिर उसके बाद अब बताओ उसका कितना काम हो चुका है। तो क्या अगर वो वहीं पर काम बंद कर दे तो क्या जहाज को वापस आना पड़ेगा, वो वहीं रोक देगा? तो हम इंस्टीट्यूट कहता है कि वो जहाज कहीं पर भी सामान रख देगा और बाकी का सामान हम आगे ले जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इसका मतलब अगर वॉयज के ऊपर जा रहा होता है तो जब तक ये गुड्स वहां पहुंचते नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता। वो कह रहा है जैसे जैसे जहाज चल रहा है वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। तो भाई अगर मान लो कस्टमर इज नॉट बेनिफिटिंग साइमल्टेनियसली, जहाज के चलने से कस्टमर इज नॉट बेनिफिटिंग, तो ये मेरा विचार है, बट इंस्टीट्यूट ने कहा है जहाज के चलने से कस्टमर इज बेनिफिटिंग, देयरफॉर उन्होंने कह दिया अपने पास कि इसको एसओटी पर लेना है। मेरे हिसाब से किस पर होना चाहिए, पॉइंट इन टाइम पर। तो यहां पर भी हमारा इंस्टीट्यूट से 60th क्वेश्चन का आंसर अलग
अलग था। 63rd क्वेश्चन में हमारा कोई विवाद नहीं था। 63rd क्वेश्चन जो भी रहा होगा बिल्कुल ठीक रहा होगा। यहां हमने आपके साथ कुछ स्पेशल केसेस भी डील किए, तो मुझे फटाफट से बताओ, कंसाइनमेंट में जब आप ट्रांसफर करते हैं तो एक स्पेशल चर्चा हुई थी। कंसाइनमेंट के केस में हम रेवेन्यू किस पॉइंट पर कंट्रोल मानेंगे ट्रांसफर हो गया कंसाइनमेंट में। तो कंसाइनमेंट में हम जब अपने गुड्स देते हैं तो हम मानते हैं जब कंसाइनी गुड्स बेच देता है, जब कंसाइनी गुड्स बेच देता है हम तभी उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंसाइनमेंट का इश्यू है या सवाल है। तो कंसाइनमेंट को पहचानने के लिए दो कंडीशन थी, फटाफट से याद कराओ वो दो कंडीशन कौन कौन सी थी। वो दो कंडीशन पूरी होती है तभी कंसाइनमेंट का केस माना जाता है। वो दो कंडीशन थी जहां पर जो व्यक्ति है जिसको हमने सामान दिया है, ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे। वो सामान हमसे ले लेता है बट ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे अस, वो हमको पे करने के लिए मजबूर नहीं है। नहीं, गलत कोमल, इसका मतलब ये कि हमने अपना सामान उसको दिया बट ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे मी। एंड नंबर 2, आई हैव वन राइट्स, मैं सप्लायर हूं, मैं उन गुड्स को वापस क्या कर सकता हूं, मैं उन गुड्स को वापस बुला सकता हूं या किसी और लोकेशन पे ट्रांसफर करने के लिए कह सकता हूं। एंड विदाउट ऑब्लिगेशन ऐसा होगा, यानी नोबडी कैन से कि आपने सामान कैसे उठा लिया हमारी दुकान से। तो हम मानेंगे ये सिचुएशन कौन सी है, ये सिचुएशन है कंसाइनमेंट की। और कंसाइनमेंट में रेवेन्यू कब बुक होगा, फटाफट से बताओ। कंसाइनमेंट में रेवेन्यू कब बुक होगा, जब वो कंसाइनी बेच देगा। अच्छा, इसमें कहां दिक्कत आ रही है, जैसे रवि को और वो आप प्रिंसिपल और एजेंट के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रिंसिपल और एजेंट में होता था कि प्रिंसिपल कौन और एजेंट कौन, तो उसके अंदर आप तीन बातें देखते थे कि गुड्स कौन डिलीवर करेगा, इन्वेंट्री का रिस्क किसका है और प्राइस का रिस्क किसका है। आप मिक्स कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कंसाइनमेंट की। सत्यम कौन सी बात बोली इसके अंदर रिजिम, मैंने आपको बताता रहा हूं कहां अटके हुए हो तुम। अटके हुए प्रिंसिपल और उसके ऊपर, तुम्हें लग रहा है प्रिंसिपल की चर्चा हो रही है, कंसाइनमेंट की चर्चा हो रही है। कंसाइनमेंट में यही दो कंडीशन थी कि हमने गुड्स दे दिए और वापिस अगर लेना चाहे तो आराम से ले सकते हैं, किसी और को देना चाहे वो भी दे सकते हैं, पैसे मिलने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये कंसाइनमेंट है। तो रेवेन्यू कब रिपीट बुक होगा, जब वो कंसाइनी सेल कर देगा तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं। एंड वी हैव ओनली वन क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 25। चल सकते हैं आगे। अच्छा, फिर इसके बाद हमने एक और भी बात करी थी, वो भी स्पेशल सिचुएशन में बात की थी। कई बार हम सेल करते हैं विद रीपरचेज राइट्स या ऑब्लिगेशन टू बाय इट अगेन। ये सेल विद रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सेल किसके साथ है, रीपरचेज का है। यानी मैं उससे वापस मंगा सकता हूं या वो पुट बैक कर सकता है, और किस दोनों में से किसी एक के पास ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं वापस मंगा सकता हूं, रीपरचेज कर सकता हूं, या उसके पास ऑप्शन है कि वो पुट बैक कर सकता है। अगर मेरा वापस मंगाना या उसका मुझे वापस करना पड़ता नहीं खाता, यानी मैंने माल दे दिया, मुझे पता है वापस मंगाना बेवकूफी है, या उसने कहा माल ले लिया वापस करना बेवकूफी है, तो ऐसे में आप उसको इग्नोर कर दें, वो आपके काम की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो हमारे काम की बात है, काम की बात कैसे हो सकती है, काम की बात हो सकती है कि रीपरचेज जो है वो उस प्राइस पर है जो मार्केट में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये अपना कैलकुलेटर जो कितने का था, मैंने आपको कैलकुलेटर दे दिया 1000 रुपए का था, मैंने आपको 1000 रुपए का दे दिया। आपके पास राइट है कि आप ये मुझे वापस कर सकते हैं 800 रुपए में। ठीक है, आप मुझे वापस कर सकते हैं 800 रुपए में। मार्केट में इसका प्राइस 600 रुपए है। वापस करोगे कि नहीं करोगे, फटाफट से बताओ। मैंने 1000 में दे दिया और मैंने आपसे कहा वापस कर देना, तुम्हारे पास राइट है, 800 रुपए में वापस लूंगा। बाजार में इसकी वैल्यू कितनी है, बाजार में इसकी वैल्यू 600 रुपए है और मेरे को तुम 800 में दे सकते हो, तो तुम क्या इसे यूज करोगे? द आंसर इज यस। ऐसे में हम उसे क्या बोलते हैं पुतुल, अगर मैंने गुड्स आपको 1000 का ये दिया और आपके पास पुट बैक का राइट है एट ₹800 विच इज मोर देन द मार्केट, यानी काम का राइट है आपके पास, तो हम इसे बोलेंगे क्योंकि आप इसे पुट बैक कर सकते हो लोअर प्राइस पर, तो ये लीजिज है। क्या बोलेंगे आप इसको? ये लीजिज है। तो आप अल्टीमेटली इस ट्रांजैक्शन को लीज के रूप में डील करेंगे। और अगर मान लीजिए
हम अपने पास इसके अंदर बोलते हैं कि हम रीपरचेज कर सकते हैं हायर प्राइस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दिया 1000 रुपए का और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये जो अमाउंट है इसका हम वापस ले सकते हैं एट अ हायर प्राइस। तो मुझे फटाफट से बताओ ये कौन सा केस है? ये फाइनेंस का अमाउंट है, ये लोन है, आप मुझे वापस कर सकते हैं। ये एसेट 1200 रुपए में है, कितने का था? 1000 का। वापस कितने में कर सकते हो? 1200 में। मार्केट से भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है? आप मुझसे जो ज्यादा पैसे ले रहे हो वो किस बात के ले रहे हो? जो ज्यादा पैसे ले रहे हो वो ब्याज के ले रहे हो। तो इसको हम किस एंगल से डील करेंगे कि ये हमारा फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो रीपरचेज अगर हायर प्राइस पर है तो ये फाइनेंसिंग है, 109 में जाएगा। अगर मान लीजिए लोअर प्राइस पर है तो ये हमारा लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, 116 में जाएगा। अगर वो वापिस करना ही पड़ता नहीं खाता तो उसे इग्नोर कर देंगे। इस पर भी हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? बस 2 ही क्वेश्चन है, यानी इस कॉन्सेप्ट पर भी मात्र 2 ही क्वेश्चंस हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था हमारे पास एक एस्पेक्ट इन रिलेशन टू पॉइंट इन टाइम। तो पॉइंट इन टाइम और उसके स्पेशल केसेस को एक साथ हमने डील कर लिया। फिर यहां आ गया इसको यहां डिस्कस किया है 115 में नहीं है तो हाँ पुतुल 115 ने रास्ता बनाया ना कि ये यहां पर आप उसको डिजाइन तो किया गया सेल परचेज पर ये जाएगा वहां, ठीक है ना। आप अगर किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जाके बोर्ड लगा हुआ है ये दुकान बंद है। तुम कह रहे हो दुकान में पहले क्यों नहीं बता दिया? आप आए, आपको हमने कहा नहीं हमारी दुकान बंद है, 109 के पास जाओ या 116 के पास जाओ। ओके, हमारी दुकान बंद है 115 के इस मुद्दे के लिए। फिर आ गई बात हमारे पास कि अगर ये एसओटी वाला है तो फिर हम अपने पास क्या करेंगे? फटाफट से बताओ। अगर ये एसओटी वाला है तो फिर हम क्या करेंगे? एसओटी वाले के अंदर भी 2 सिचुएशन हमने बनाई थी। एक तो हमने बनाई थी सीरीज की। सीरीज में क्या होता है? फटाफट से बताओ। सीरीज में सेम गुड्स एंड सर्विसेज लगातार सेम टू सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर में लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं। जब मैं ये सेम बोलता हूं तो मतलब मैंने यहां एग्जाम्पल कौन सा दिया था? जिम का, कि तुम्हारी आज टांगों की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो रोज जाना जिम वाला टांगों की प्रैक्टिस कराएगा? द आंसर इज नो। The actions may be different, but the nature of activities is same. अगर मैं आपको एडवाइजरी दे रहा हूं तो रोज एडवाइजरी दे रहा हूं। The advices will be different. I won't be giving the same advice daily. Okay? इसका मतलब यह कि actions can be different, but the nature of concept यानी कि मैं एडवाइजरी दे रहा हूं वो हमारी क्या होगी? सेम होगी। अगर ऐसे सीरीज होगा तो इसमें आपको अपने पास एसओटी पर तो बुक करना है क्योंकि आपका रेवेन्यू एसओटी का है, लेकिन क्या आपको डिग्री निकालने की आवश्यकता है? अगर एसओटी है और वो सीरीज के कॉन्सेप्ट की है तो क्या आपको अपने पास डिग्री निकालने की आवश्यकता है? द आंसर इज नो। आपने क्या लेने? स्ट्रेट लाइन मेथड पर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना है। ओके, यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए, जैसे मैंने जिम का एग्जाम्पल दे दिया, ओटीटी का एग्जाम्पल दे दिया, एडवाइजरी का दे दिया, और मैंने ये भी कह दिया आपको इसमें कौन सा मेथड यूज करना है? स्ट्रेट लाइन। कितने क्वेश्चन है? 2। अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन 2-2 ही निकल रहे हैं। हर एक जगह क्वेश्चन 2-2 ही निकल रहे हैं, यानी ये टॉपिक ओवरवेलमिंग है और कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन होता क्या है, जैसे बच्चा कंसाइनमेंट और प्रिंसिपल एजेंट में कंफ्यूज हो गया, ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आई जस्ट ट्राइड कि मैं अपनी 8 क्लासेस को निचोड़ दूंगा ना, और ये 3-4 बार आप वीडियो से देख लोगे तो आपको कोई कारण नहीं बनता कि आप कंफ्यूज हो जाओ। फिर भी इट डिपेंड्स अपॉन आप कितना हार्डवर्क करते हैं साथ में। अगर ये नॉन सीरीज है तो मुझे फटाफट से बताओ, मतलब सीरीज के अलावा कोई चीज है तो हमें एमओपी निकालना पड़ेगा। एमओपी का मतलब क्या है? मेजर ऑफ प्रोग्रेस। एमओपी निकालने के 2 मेथड्स हैं हमारे पास। एक कौन सा मेथड है? आउटपुट मेथड। एक दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास? इनपुट मेथड। जो आउटपुट मेथड है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। क्या ये बेटर मेथड है? फटाफट से बताओ। वो बेटर मेथड है। इंस्टीट्यूट आमतौर पे वो पूछता नहीं है, मैं एक बार देख लूं कि इसके ऊपर, हाँ इंस्टीट्यूट नहीं, इस पर कोई भी क्वेश्चन भी नहीं पूछा हुआ, यानी आउटपुट मेथड पर एक भी क्वेश्चन नहीं है। हालांकि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। मुझे फटाफट से बताओ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि सर्वे मेथड हो सकता है, किसी एक्सपर्ट की सर्वे ले लो, वो बता देगा इतने % काम हो चुका है। अच्छा, क्या सर्वेयर माइलस्टोन मेथड भी कर सकता है? एक हमने एग्जाम्पल लिया था, मैं भूल गया किस कंटेक्स्ट में लिया था, अभी कुछ दिन पहले बात
कर रहे थे, किसी की क्वेरी आई थी, तो मैंने कहा कि देखो यहां पर हम आउटपुट मेथड लगाएंगे, सर्वे का मेथड लगाएंगे। तो माइलस्टोन मेथड, यानी कि उतना जितना माइलस्टोन हो गया मान लिया जाएगा उतने % काम हो गया। वैसे यूनिट प्रोड्यूस मेथड भी होता है, जितने यूनिट प्रोड्यूस कर दिए उससे भी आप काम कर सकते हैं। आमतौर पे मैंने कहा जिस पर ज्यादा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा, आपको भी ज्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं। सरल भाषा में डिग्री आपको यहां दी होगी, डिग्री दी होगी, आपने उस डिग्री को यूज करना है। यदि आपको डिग्री खुद निकालनी पड़ जाए तो वो कौन सा मेथड होता है? इनपुट मेथड। अगर ऊपर वाला डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है तो क्या ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होगा? द आंसर इज नो, वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। मुझे फटाफट से बताओ, इसके अंदर हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो निकालेंगे वो कैसे कैसे निकालेंगे? मैंने इसमें ना नाम नहीं लिखा है, तो आप कृपा करके इस जगह नाम लिख लेना। इस मेथड का नाम है कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड। जो मैंने यहां पर लिखा है इसका नाम क्या है? कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड। ठीक है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूं लिखने का भी। तो ये मेथड का नाम है कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड, यही यूज होता है। रवि, इसके अलावा लेबर आर मेथड भी होता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, वो भी हमारा इनपुट मेथड होता है, जिसमें आप देखते हो कितने नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्ट कर दिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे इनटू 100, उससे भी काम हो जाता है। कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड में भी आपके पास दो मुद्दे थे। एक था जिस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा एसेट है जो स्पेशल एसेट है, तो आपको डिग्री निकालने का कोई विशेष तरीका लगाना पड़ता है। यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है कोई ऐसा एसेट जिसकी कॉस्ट क्या है, फटाफट से बताओ, जिसकी कॉस्ट क्या है? सब्सटेंशियल, जिसमें आपने मेजर मॉडिफिकेशन करनी है कि नहीं करनी है? इंस्टॉल करने के लिए जिसमें मेजर मॉडिफिकेशन करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी है। और जिसकी डिलीवरी जब आप गुड्स को डिलीवर करेंगे, आई मीन टू से जो आप एसेट बना रहे हैं वो डिलीवर करेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली उसमें डिलीवर हो जाएगा। अगर ये तीनों शर्तें पार हो जाएं तो मैं बोलता हूं ये स्पेशल एसेट एक आ गया, ये आ गया एक स्पेशल एसेट। अब आपको डिग्री कैसे निकालनी है? आपको अपनी टोटल कॉस्ट इनकर्ड में से क्या माइनस करना है? कॉस्ट इनकर्ड ऑन सच एसेट। अदनान, आपकी क्वेरी आई थी ना यहां पर कि सर मान लो आधा ही खर्चा उस स्पेशल एसेट पर हुआ है, तो मतलब ये आधा ही खर्चा यहां माइनस हो जाएगा। तो जो आपने कॉस्ट इनकर कर दी, आपने उसमें आधी कॉस्ट इनकर कर रखी है, आधी माइनस हो जाएगी। सरल भाषा में क्या, ये जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है, दिस कॉस्ट विल बी विदाउट द कॉस्ट ऑफ स्पेशल एसेट्स, दिस विल बी विदाउट द कॉस्ट ऑफ स्पेशल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कि आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। और इसके अंदर तो स्पेशल एसेट की पूरी कॉस्ट आ रही होगी, तो इसमें माइनस कर दूंगा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सच एसेट। तो सरल भाषा में फिर से मुझे बताओ, क्या टोटल कॉस्ट में भी हमने उस स्पेशल एसेट को पूरी तरह से बाहर कर दिया? दोनों जगह बाहर कर दिया और फिर हमने निकाल दिया उसको 100 करके डिग्री। ओके, अगर ये डिग्री निकलाई तो इस डिग्री से रेवेन्यू कैसे निकलेगा? रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस मैंने भी समझाया नहीं है लेकिन वो आपको वैसे पता ही है, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस में भी उसकी टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाएगा। इसके ऊपर आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? डिग्री। और अगर मान लीजिए आपने इस एसेट को खरीद लिया है या जितना भी खरीद लिया है, क्या वो भी रेवेन्यू बन जाएगा? फटाफट से बताओ, वो भी रेवेन्यू बन जाएगा। देखकर फॉर्मूला मुश्किल नहीं लग रहा? देख के लग रहा है यार पता नहीं क्या है, बट इन रियलिटी इट इज वेरी सिंपल। आपको इसके लिए सिर्फ क्या करने पड़ेंगे? आपको इसके लिए सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 65, 78 एंड 103। और इंस्टीट्यूट ने 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बताइए, हम अपने पास इस प्रकार से डिग्री निकालेंगे। अच्छा, कॉस्ट जब बुक करेंगे तो जितनी कॉस्ट आपने इनकर कर रखी है प्लस जो आपने कॉस्ट उस स्पेशल एसेट पर बुक कर रखी है वो भी रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी। यानी टोटल कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूडिंग दैट स्पेशल एसेट, क्योंकि रेवेन्यू में भी वो आ चुका तो खर्चे के अंदर भी आ जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट करेक्ट हो जाएगा इन दैट केस। ओके, दिस वाज इन केस यू हैव स्पेशल एसेट। अगर आपके पास स्पेशल एसेट नहीं है तो डिग्री कैसे निकाली जाएगी? अगर आपके पास स्पेशल एसेट नहीं है तो क्या ये इंटरमीडिएट का फॉर्मूला है?
ये इंटरमीडिएट का फॉर्मूला है। तो कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, आपको ये हमेशा क्यूमुलेटिव बेसिस पे निकालने चाहिए। इंस्टीट्यूट ने एक सवाल कर रखा है जो क्यूमुलेटिव बेसिस पे नहीं कर रखा है। क्या आपको क्यूमुलेटिव निकालना चाहिए? क्यूमुलेटिव मतलब टोटल डिग्री निकालो माइनस पिछला रेवेन्यू माइनस करोगे तो आपके पास उसकी करेक्ट वैल्यू मिलती है, जिससे आपकी कैचअप एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। और वैसे ही जो आपकी कॉस्ट है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। अगर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो क्या मैं आपके साथ अब मैंने ना क्वेश्चन 32 और 33 भी निकाले थे, मैंने वो लिखे हैं कहीं नहीं लिखे हैं। 32 एंड 33 वो वाले थे जिसमें सबसे भारी क्वेश्चन था ना, 32 33 में सबसे भारी क्वेश्चन था। तो मैंने लिखे तो होने चाहिए थे, कहां रह गए ये? तो अगर नहीं लिखे होंगे तो आपको वो थोड़ा लिखने पड़ सकते हैं, ठीक है, वो आपको देखने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से लिखे थे बट अब मुझे खुद को ही नहीं दिख रहे कहां लिखे मैंने। ओके। हाँ, सैयद कह रहे हैं लिखे हुए हैं, कहां लिखे हुए हैं? चलो फिर देखते हैं। टीपी के आगे लिखे हुए हैं, अच्छा वहां लिख दिए क्या मैंने? तो वहां भी लिख सकते थे वैसे तो, टीपी के बाद भी लिख सकते हैं। हाँ अच्छा, ये लिख दिए ना 32 एंड 33 मैंने यहाँ लिख दिया अपने पास। उसमें बोनस रहा होगा तो इसलिए मैंने बोनस की वजह से यहाँ लिख दिए, और वैसे वो उसमें भी डिग्री विग्री निकालनी पड़ रही थी। मुझे फटाफट से बताइए, अब आ गए हम लोग अपने पास। अगर देखें इस चार्ट में, मैंने आपका भी पहला पॉइंट खत्म किया है। वैसे इसमें हमने इंड AS 115 का कौन सा स्टेप डील किया है? फटाफट से बताओ। इंड AS 115 का सिर्फ हमने एक स्टेप डील किया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। मुझे बताओ इंड AS 115 का पांचवा स्टेप कौन सा होता है? इंड AS 115 का पांचवा स्टेप कौन सा होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो क्या उसकी जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगे आपको कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन के एंट्रीज क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि हम आगे एंट्रीज करते हैं तो मैं पांचवा स्टेप पहले करा देता हूं बच्चों को, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो मुझे बताइए, अब ये आ गया मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो ये वाला लिखा हुआ है ये क्या है? मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो तैयार हैं आप? मुझे बताइए आप अपनी एंट्रीज क्या डालेंगे? अगर आपको एडवांस मिलता है तो आप उसकी क्या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर देंगे? आप एडवांस भी रख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के अंदर कई आगे सब कैटेगरीज हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट में आगे कई तरह के आप फर्दर नाम यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ गया। क्या डेटर भी आप जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे डेटर भी बुक कर सकते हैं? जब बिलिंग होती है तो हम डेटर बुक कर देते हैं, बिलिंग नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक कर देते हैं। रेवेन्यू को हम लोग अपने पास यहां बुक करते हैं, जितना आपका स्टैंडर्ड का रेवेन्यू होगा बुक हो जाएगा। एक्सेस अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ जाएगी। मुझे ये बताइए, इसकी प्रेजेंटेशन जब आप करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हम लोग बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? ये आमतौर पे फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं, पर कभी कभार ये नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। क्या वर्क इन प्रोग्रेस की नेचर में भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट हो सकता है? भाई आपने ज्यादा खर्चा कर दिया और आपका एसेट भी पूरा बना नहीं है और रेवेन्यू आपने कम रिकॉर्ड किया है, तो आपका अल्टीमेट वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। तो मुझे बताइए वो वर्क इन प्रोग्रेस क्या फाइनेंशियल एसेट होगा? वर्क इन प्रोग्रेस, वो फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा। इसका मतलब ये कभी कभी नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, हालांकि इस पर इंस्टीट्यूट सवाल कोई भी पूछता नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हो तो रेवेन्यू ऑपरेटिंग आइटम है और इंटरेस्ट कौन सी आइटम है? इंटरेस्ट अगर आपके पास कहीं भी फाइनेंस इनकम को बुक करते हो तो ये कौन सी आइटम होती है? ये अदर इनकम होती है। जो आप कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट इनकर करते हो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? भाई कॉस्ट भी तो इनकर करते हो ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वो भी चल रही है कि रेवेन्यू का ट्रीटमेंट तो कर लिया, कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो कॉस्ट के अंदर हमने आपके साथ बात करी थी कि एक होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई कॉस्ट इनकर्ड है टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट और आपको श्योर है
कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही है, तो मुझे बताइए क्या आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। जिसे आपने कैपिटलाइज कर दिया, क्या ये आने वाले पीरियड में बाद में राइट ऑफ हो जाएगी ओवर द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेक्टेड पीरियड कितना है, उतने पीरियड के अंदर आप उसको क्या कर देंगे? अमॉर्टाइज कर देंगे। और अगर कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट है टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसे एक्सपेंस आउट करके समाप्त कर डालेंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है? वो कॉस्ट जो वैसे ना लगती, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लग रही है, उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कोई एग्जांपल दो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का जो कि आपको श्योर है आपको देना है। इसे बोलते हैं सेल्स कमीशन। ठीक है, जो हम कहां दे रहे थे? जेम वालों को दे रहे थे। तो ये हमारे पास है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने यहां पर लिख दिया है, एग्जाम्पल का नाम भी दे दिया है, सेल्स कमीशन। ओके, अगर कोई कॉस्ट है टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट और वो इन द नेचर ऑफ जनरल ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, एबनॉर्मल वेस्टेज है, तो बताइए ये वाले सारे खर्चों का ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर कोई भी कॉस्ट है जो इस नेचर की है, तो मुझे बताइए वो सब कहां जाएंगे? तो ये सब किस नेचर के हैं? ये जनरल ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एबनॉर्मल लॉस, सब कहां चले जाएंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। और यदि मान लीजिए आपके पास जो कॉस्ट टू फुलफिल है वो डायरेक्टली इनकर्ड कॉस्ट है, जैसे डायरेक्टली आप उस साइट पे मटेरियल लगा रहे हैं, डायरेक्टली उस साइट पर आप लेबर लगा रहे हैं, कोई वहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं जो साइट पे खर्च हो रहे हैं, कोई एलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं जैसे डेप्रिसिएशन आपने एलोकेट कर दी क्योंकि क्रेन वहां काम कर रही थी, या आपने कोई और इंश्योरेंस का खर्चा एलोकेट कर दिया क्योंकि आपने साइट का 2-3 साइट्स का इकट्ठा इंश्योरेंस कराया था, तो आपने इंश्योरेंस को एलोकेट कर दिया। तो जो भी खर्चे आपके डायरेक्टली इनकर होंगे उनमें आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उन खर्चों से कोई एसेट तो नहीं बन रहा। यदि उन खर्चों से कोई एसेट बन रहा है इन द नेचर ऑफ पीपीई, तो क्या वो आपका पीपीई वाला स्टैंडर्ड डील करेगा? वो पीपीई वाला डील करेगा। उनसे बन रहा है कोई इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे मैंने आपसे बोला था मेट्रो का डिजाइन आपने बनवा लिया या फ्लाईओवर का डिजाइन बनवा लिया और वो कई जगह यूज होगा। कैसा ही है भाई, आपने कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी, आपने फ्लाईओवर का डिजाइन बना लिया, क्या वो डिजाइन और भी फ्लाईओवर्स में यूज हो सकता है लेटर ऑन? द आंसर इज यस। क्या वो डिजाइन आपका इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा? द आंसर इज यस, वो इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। क्या आपका वर्क इन प्रोग्रेस इंड एस 2 में रिकॉग्नाइज हो जाएगा? द आंसर इज यस। भाई आपने कोई कॉस्ट इनकर कर दी जो आपके लिए स्टॉक है, तो हमारे पास इन दैट केस वो हमारा इन्वेंट्री में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बन रहा है, बट वो एसेट है लेकिन उसका कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या उसका, जिसका कोई नहीं, उसका 115 आ जाएगा? यहां पर उसका 115 आ जाएगा। 115 में क्या वो कैपिटलाइज हो जाएगा? द आंसर इज यस। हमने इसमें आपको हाथी वाला एग्जांपल दिया था कि हाथी हमने बनवा लिए, मिट्टी के हाथी हैं जो बाद में भी यूज हो सकते हैं किसी और जगह पर, तो हमने कह दिया ये कैसा स्पेशल एसेट है जो एक 115 में है, और आप इसको कितने पीरियड में अमॉर्टाइज करेंगे? आप इसको अगेन ओवर द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेक्टेड वर्ड अदनान बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पुतुल कह रहे हैं डिजाइन को 115 मिलेंगे। पुतुल डिपेंड करता है। मैंने आपको बोला फ्लाईओवर का डिजाइन ये बड़ा डिजाइन है, लेकिन छोटे मोटे डिजाइन होंगे तो आप बोलेंगे साहब ये हमारे पास 38 में नहीं आते, तो आप उसको 115 में ले सकते हैं। ओके पुतुल, डिजाइन मैंने माना है कि बड़ा डिजाइन है। ओके अच्छा, तो मुझे फटाफट से ये बताइए, अगर कोई आइटम एसेट की डेफिनेशन ही क्वालिफाई नहीं करता, यानी इन खर्चों ने डेफिनेशन ही पार नहीं करी, तो क्या उसको हम राइट ऑफ कर देंगे एज डायरेक्ट एक्सपेंस? द आंसर इज यस। और हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस निकल आएगा। मुझे फटाफट से बताइए, क्या हम उसके बाद आगे चल सकते हैं? दिस इज माई ट्रांजैक्शन प्राइस। इंड एस 115 का ट्रांजैक्शन प्राइस कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप उनका है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्टेप उनका है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और थर्ड स्टेप उनका कौन सा है? उनका थर्ड स्टेप है ट्रांजैक्शन प्राइस। बाई चांस मेरा भी थर्ड स्टेप जो आ रहा है ट्रांजैक्शन प्राइस ही है, बस मैंने दो को फ्लिप किया है। वो पांचवा स्टेप मैंने दूसरे में डाल दिया और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का स्टेप मैंने नीचे डाल दिया, और कुछ नहीं किया, बाकी सब वही स्टेप्स हैं। मुझे फटाफट से बताइए ट्रांजैक्शन प्राइस
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीच में एक दो जगह टर्म यूज भी करी थी मैंने। क्या ट्रांजैक्शन प्राइस कैश में भी आ सकती है, नॉन कैश में भी आ सकती है? फटाफट से बताओ, क्या ट्रांजैक्शन प्राइस कैश में भी आ सकती है, नॉन कैश में भी आ सकती है? द आंसर इज यस। मुझे फटाफट से बताओ, ट्रांजैक्शन प्राइस अगर नॉन कैश वाली है तो ये वो वाली होगी जिसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ट्रू और फॉल्स। अगर मान लीजिए हम कोई नॉन कैश कंसिडरेशन ले रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं और नॉन कैश ले रहे हैं, तो इट मस्ट बी हैविंग कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज यस। अगर मान लीजिए उसका कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं होगा तो वो आउट ऑफ स्कोप चला गया, फिर हमारे स्टैंडर्ड से बाहर है, फिर उसका ट्रीटमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताएगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ओके, तो मैंने कहा हमारे पास ये कैश भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है। कैश में हमको फेयर वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कैश की फेयर वैल्यू वही है जो उसका नंबर है। लेकिन नॉन कैश में आपको उसकी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है। हम वो फेयर वैल्यू कौन से डेट की लेंगे? भाई आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स दिए और आपने कंसिडरेशन नॉन कैश ले ली, तो ये कंसिडरेशन कौन से डेट की फेयर वैल्यू होगी? तो ये होगी फेयर वैल्यू ऑन दी डेट ऑफ रिसीट्स, यानी जिस दिन आप रिसीव करते हैं उस दिन की होगी। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। वो कौन सी एक्सेप्शन है? यदि जो आप रिसीव कर रहे हैं वो एक वेरिएबल कंसिडरेशन है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है, तो दो कंडीशन हो गई। फटाफट से बताओ कौन कौन सी बातें बोल रहा हूं। वो वेरिएबल कंसिडरेशन है और वो भी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है, तो आपको ऐसे में उन फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो लेनी पड़ेगी, कौन सी लेनी पड़ेगी? इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर जो फेयर वैल्यू आ रही होगी वो वाली फेयर वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन है? 49। और ये जो क्वेश्चन है 48, 50, 51, 76, 77, ये कुछ क्वेश्चन थे। इनमें एक क्वेश्चन जो मुझे ध्यान आ रहा है 76, 77 में था कि हमने टेलीविजन का सीरियल बनाया और उसके बदले में एडवर्टाइजिंग स्लॉट मिल गए, तो फेयर वैल्यू जब आपने उनको स्लॉट्स को लिया उस वक्त देखनी पड़ेगी। फिर इसमें एक और एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था कि हमने अखबार के अंदर एड दी है और टीवी की एड हमने उनको दे दी है, तो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, दोनों एडवर्टीजमेंट है लेकिन दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो ऐसे में फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी। वैसे ही इसमें और भी सवाल थे हमारे पास कि हमने कोई फोन का बिल और बिजली के साथ एक्सचेंज कर रखा है, या ऐसे करके दो चार थे, तो आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा। एक में वो था कि वो स्टीयरिंग का लिया था हमने, कार का स्टीयरिंग हमने ले लिया था, हमने का टूल चाहिए हमको, तो नॉन कैश के अंदर मिल गया था। तो ये 4-5 क्वेश्चन हमारे पास हैं, आप इनको एक साथ देखेंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम फटाफट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम अपने पास कभी भी ट्रांजैक्शन प्राइस में कोई एस्टिमेशन करते हैं तो पहली बात, एस्टिमेशन करनी क्यों पड़ती है? क्या ट्रांजैक्शन प्राइस एक मैथमेटिकल वैल्यू है? द आंसर इज यस। जैसे मैं बोलूंगा सेल्स रिटर्न कितनी है, तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब मुझे देखना वॉल्यूम डिस्काउंट, तो कितना माल बिकेगा वॉल्यूम डिस्काउंट में, तो क्या मुझे उसके लिए अनुमान लगाना पड़ेगा वॉल्यूम डिस्काउंट में कितनी क्वांटिटी बिकेगी? या मेरे पास कोई भी अनुमान लगाना हो, कितना बोनस मिलेगा, कितनी पेनल्टी लगेगी, कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, इन सब के लिए हमारे पास कुछ एस्टिमेशन मेथड्स हैं। इन सब में तो कभी आपको पेनल्टी बोनस का कैलकुलेशन करना पड़ जाए, प्राइस रिडक्शन का करना पड़ जाए, क्वांटिटी टू बी सोल्ड ढूंढनी पड़ जाए, सेल्स रिटर्न ढूंढनी पड़ जाए, इनका अनुमान ये दो मेथड से करेंगे। दो मेथड कौन कौन से हैं? एक का नाम है ईवीएम और दूसरे का नाम है हमारे पास एमएलओ। तो मुझे फटाफट से बताओ ईवीएम मेथड कहां कहां पर लगता है? ईवीएम मेथड, तो ईवीएम मेथड कहां कहां पर लगता है? जहां वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। हमारा इंस्टीट्यूट क्या मानता है? अगर दो से ज्यादा हैं तो क्या बोल देता है वो? वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज है। इनमें आप अपने पास क्या दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोबेबिलिटी और जो भी अमाउंट या मात्रा है उन्हें मल्टीप्लाई करते हो टू गेट द वैल्यू? द आंसर इज यस। नॉर्मल है, इसी को नाम बोलते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, और यही मॉडल आपके पास क्या बाद में इंड AS 37 में भी आ जाता है, वहां पर भी आ जाता है और भी कई जगह पर आता है ये। इसके अलावा एमएलओ में क्या होता है? उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो आप उसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी लेते हो जिसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप उसी को मान लेते हो कि यही होने वाला है। ये आपके एस्टिमेशन के मेथड्स थे। ट्रांजैक्शन प्राइस के एलिमेंट्स कौन कौन से थे? फटाफट से बताओ, ट्रांजैक्शन प्राइस के एलिमेंट्स कौन कौन से थे?
फिक्स कंसिडरेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस और सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो मैं इसके अंदर क्या बोलता हूं, दिस, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये क्या होगा, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस, ये हमेशा माइनस ही होगा। और सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। फिक्स कंसिडरेशन वो है जो रिवर्स नहीं होगी, विच विल नॉट गेट रिवर्स्ड, जो रिवर्स नहीं होगी। वेरिएबल कंसिडरेशन कौन सी है, तो वेरिएबल कंसिडरेशन वो है जिसमें रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जिसमें रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसको रेवेन्यू में डालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन शुड गेट सेटिस्फाइड। ओके, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीईवीसी क्वालिफाई होनी चाहिए। सीईवीसी का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले, अच्छा ये सब टर्म आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कभी भी थ्योरेटिकल लिखनी पड़ेंगे तो यही टर्म चाहिए कि मैं सीईवीसी देखूंगा। सीईवीसी को अगर कोई पूछे कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इट इज हाईली probable that cumulative consideration will not be reversed when the uncertainty will be resolved। तो हम अपने पास ये वाला पॉइंट अपने पास देखते हैं, ये किन किन फैक्टर्स पर आमतौर पे चेक करते हो, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू सी। आप देखते हो आपके कंट्रोल में कौन से फैक्टर हैं। क्वेश्चन कोई बात कर रहा है जिसके अंदर आपको लग रहा है भाई साहब ये फैक्टर तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो क्या मानोगे, सीईवीसी पास के फेल, तो हम मानोगे सीईवीसी फेल। और पास्ट हिस्ट्री, भाई पहले भी कभी नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे, तो अभी भी नहीं कर पाएंगे, सीईवीसी फेल। वो कहता है हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है इस काम का, तो सीईवीसी पास के फेल, सीईवीसी फेल। या उसके अंदर इतना लंबा पीरियड है कि पता ही नहीं क्या होगा, सीईवीसी पास या सीईवीसी फेल, सीईवीसी फेल। अगर इंस्टीट्यूट सवाल के अंदर इन सब फैक्टरों को आपको दे दे, कोई अच्छा कोई बुरा, तो क्या जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, कॉमन सेंस चाहिए। इसका मतलब मैं आपको कोई एक आंसर नहीं दे सकता, मैं आपको बता सकता हूं ये इशारे हैं, पर आपको इंस्टीट्यूट एक ही इशारा दे तो ठीक है, या सारे इशारे एक तरफ बोलते हो तो भी ठीक है, पर अगर कंफ्लिक्टिंग इशारे हो तो आपको जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है, मुझे इस पर कहीं कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। दो सवाल हैं जहां पर आपको ये सीईवीसी सोचना पड़ रहा है। ओके, आप उनको चेक कर सकते हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो रिवर्स हो सकने की काबिलियत रखती हैं। तो सबसे पहले तो कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन सेल्स। मुझे फटाफट से बताओ, वो कहता है आपको रॉयल्टी मिलेगी किताब के ऊपर 4% ऑफ सेल्स, तो ऑथर अपनी रॉयल्टी बुक करेगा कि नहीं करेगा, उसे क्या पता कितनी किताब बिकने वाली है। ही शुड वेट, क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। कब तक वेट करना चाहिए, जब तक सेल हो नहीं जाती। और इसी के लिए मैंने आपको एक बात कही थी, ऑथर ने रॉयल्टी तो दे दी, किताब तो दे दी, उसे रॉयल्टी मिलनी है 2 साल बाद, तो क्या यह सिग्निफिकेंट गैप माना जाएगा, फटाफट से बताओ। आप भूल गए थे तो मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि भाई वेरिएबल कंसिडरेशन अगर बेस्ड ऑन सेल है तो ये टेक्निकली दोनों में जो गैप है ये कोई प्रोटेक्शन राइट से गैप नहीं आ रहा। तो मुझे बताओ ऐसे में अगर दोनों में टेक्निकली गैप है कि किताब तो अभी दे दी, सेल जब निकलेगी तो आपको कंसिडरेशन मिलनी है, तो यह गैप चाहे 2 साल का भी हो, यह सिग्निफिकेंट गैप नहीं माना जाता। याद आ गया ये पॉइंट आपके साथ। तो यह आपका एक एस्पेक्ट था, ठीक है। हाँ, नॉन फाइनेंशियल रीजन हो गया। दूसरा था सेल्स रिटर्न के बारे में। मैंने कहा सेल्स रिटर्न का आपको रेवेन्यू क्या करना चाहिए, बुक नहीं करना चाहिए। सेल्स रिटर्न का अमाउंट तो ढूंढ लोगे, फटाफट से बताओ। अमाउंट तो आपको मैंने पहले बता दिया कि आप अपना अमाउंट निकाल लोगे ईवीएम मेथड से या एमएलओ मेथड से। तो सेल्स रिटर्न का क्या रेवेन्यू रुक जाएगा, फटाफट से बताओ हाँ कि ना। उसका रेवेन्यू रुक जाएगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाल देंगे। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का रेवेन्यू लेटर ऑन रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फटाफट से बताओ। लेटर ऑन रेवेन्यू में ट्रांसफर हो जाएगा अगर रिटर्न नहीं होती। अगर रिटर्न हो गई तो क्या रिफंड हो जाएगा, अगर मान लो रिटर्न हो गई तो रिफंड हो जाएगा। अगर ज्यादा रिटर्न हो गई तो क्या कैचअप एडजस्टमेंट लगा के पुराने रेवेन्यू को रिवर्स करना पड़ेगा। द आंसर इज यस। जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो आपका स्टॉक जो होता है वो किसके पास होता है, वो स्टॉक होता है विद कस्टमर, तो आपको उसे अपने पास एसेट के रूप में दिखाना पड़ेगा। वो आपका स्टॉक विद कस्टमर है, कितनी वैल्यू पर दिखाना पड़ेगा, एट कॉस्ट
और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एक दो सवाल थे जहां वो बोलते हैं कि भाई वो सामान वापस आएगा, बिल्कुल ब्रांड नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो क्या वो कॉस्ट टू कॉस्ट आप एसेट दिखा दोगे? द आंसर इज यस। लेकिन अगर उसी में सवाल आ जाए कि जब वो आएगा तो 10% घिसा हुआ होगा, तो क्या आपको अपने पास एनआरवी के अंदर 10% घिसा कर वैल्यू लेनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। ऐसा हालांकि कोई भी सवाल एग्जिस्ट हमारे पास करता नहीं है, ये मैंने सब बातें यहां पर लिख दी हैं। मुझे बताओ सेल्स रिटर्न पर कितने क्वेश्चंस हैं? सेल रिटर्न पर 2 क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा। ओके, इतनी बहस करने के बाद क्वेश्चन कितने निकल रहे होते हैं? 2। फिर कहां से बच्चे के दिमाग में जाए स्टैंडर्ड ये? मुश्किल कुछ भी नहीं है। फिर आ गई बात प्राइस रिडक्शन ऑन रेट्रो बेसिस। मुझे फटाफट से बताओ, ये प्राइस कंसेशन रेट्रो बेसिस है। रेट्रो बेसिस का मतलब क्या है? जो माल बिक चुका है उसका प्राइस कम होगा। अच्छा, अगर मान लो कोई फ्यूचर का प्राइस कम होगा, तो क्या वो मेरे पास यहां पर कवर होगा? फ्यूचर की परचेज हमारी सस्ती हो जाएगी, वो यहां नहीं आएगा। उसको हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बोलते हैं। डिस्काउंट वोचर या लॉयल्टी पॉइंट वो अलग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ओके, ये कौन सा वाला है? ऑन रेट्रो बेसिस। ओके, क्या आपका इंस्टीट्यूट ये प्राइस रिडक्शन को कई प्रकार से पूछ सकता है कि भाई प्राइस रिडक्शन है, वॉल्यूम डिस्काउंट है, प्राइस कंसेशन है, प्राइस गारंटी है, क्या कई नाम दे सकता है? इट कैन बी ड्यू टू प्राइस कंसेशन जो हमने एग्री कर रखा है कि आपको दे देंगे बाद में, या वॉल्यूम डिस्काउंट है, ज्यादा माल लोगे तो माल सस्ता कर देंगे, पिछला वाला भी। प्राइस गारंटी कि अगर बाजार में इससे सस्ता मिला तो आपको पैसे वापस कर देंगे। ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। मुझे बताओ, इनके केस में भी क्या रेवेन्यू को हम लोग स्टॉप कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर देंगे? द आंसर इज यस। जब रेवेन्यू स्टॉप हो गया और ये लायबिलिटी बन गई, तो क्या इसको हम लेटर ऑन वापस रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे व्हेन द अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व्ड? द आंसर इज यस। अगर आपको वाकई पैसे वापस देने पड़ गए तो पे कर देंगे, और अगर ज्यादा रिडक्शन हो गई तो क्या कैचअप एडजस्टमेंट लगाकर हम अपने पास और भी रिवर्सल कर डालेंगे रेवेन्यू में? द आंसर इज यस। जैसे आप सेल्स रिटर्न में कर रहे थे, वही सारा पॉइंट यहां पर भी आ गया। इस पर कौन कौन से क्वेश्चन है? इस पर देखो 4 क्वेश्चन है। भाई 4 क्वेश्चन का मतलब क्या ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो गया? 4 क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें एक सवाल इंस्टीट्यूट ने गलत कर रखा है, बताओ वो कौन सा वाला है? ये आईसीआई ने रॉन्ग सॉल्व कर रखा है। याद है, उसके अंदर उसने उठाकर प्राइस की भी एवरेज कर डाली है। क्वांटिटी की एवरेज करनी थी, प्राइस की भी एवरेज कर दी है। मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया है। तो इसका मतलब ये है। बाकी स्टिल आपके पास अपना इससे हैंडी रहेगा कि हाँ, इन क्वेश्चनों में विवाद है, बाकी जगह नहीं है। फिर बारी आती है, क्या वेरिएबल कंसिडरेशन में बोनस इंसेंटिव, इंसेंटिव का उल्टा होता है पेनल्टी, ये भी हो सकती है? द आंसर इज यस। मुझे फटाफट से बताओ, बोनस या इंसेंटिव को हम इंक्लूड करेंगे अगर सीईवीसी क्वालिफाई हो जाए। जब तक क्वालिफाई नहीं होगी आप उसको बुक नहीं करेंगे। और आपने उसके अंदर अपने पास जब भी इसमें फर्दर चेंज आता है तो आप कैचअप एडजस्टमेंट लगा करके आप इस रेवेन्यू को ठीक कर देंगे। तो सब कुछ वही है कि लेटर रेवेन्यू क्या हो सकता है? लेटर रेवेन्यू बढ़ सकता है। अगर आपने पहले सीवीसी फेल कर दिया तो बढ़ सकता है, या अगर पहले बुक कर लिया था बाद में घट भी सकता है बाय अप्लाइंग कैचअप एडजस्टमेंट। मुझे बताइए इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? अगेन वी हैव 4 क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। ओके, मुझे वैसे ये बताओ, 29, 30, 81, 84 से आपको एक और नंबर मिल जाना चाहिए। 29, 30 मतलब स्टडी के क्वेश्चन होंगे, और 81, 84 मतलब लेटेस्ट जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। ओके, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाना चाहिए ना कि हमारी नंबरिंग से कि हाँ ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया होगा। ओके, मुझे फटाफट से बताइए, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस ये रहा। क्या रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस का दूसरा नाम कैशबैक है? द आंसर इज यस। क्या ये स्टेटमेंट क्रेडिट भी हो सकती है? हाँ। व्हाट इज स्टेटमेंट क्रेडिट? एक सवाल किया था, उसके अंदर क्या था, वो कहता है दूसरे के फोन कंपनी से मेरे पास चले आओ तो तुम्हें मैं पोर्ट इन क्रेडिट दूंगा। ठीक है, पोर्ट इन क्रेडिट। तो इसका मतलब ये भी बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है कि कैशबैक ना देकर उसने कह दिया जो तुम पैसे देने वाले हो मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा। इसे बोलते हैं पोर्ट इन क्रेडिट, जो आपके स्टेटमेंट में आ जाता है। इसको चुपचाप हमें क्या कर देना चाहिए? रिड्यूस कर देना चाहिए ट्रांजैक्शन प्राइस में। कितने क्वेश्चन है इसके ऊपर? सिर्फ 2, वो भी स्टडी मटेरियल के हैं, 52 और 53। देख लीजिएगा, उनमें से एक कैशबैक का होगा, दूसरा पोर्ट इन क्रेडिट वाला क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन है।
फिर हमारा चौथा आइटम कौन सा है? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। मुझे फटाफट से बताओ, एसएफसी के अंदर आपको पहले तो ये देखना पड़ता है भाई साहब ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो ही आप अकाउंटिंग करेंगे, और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कहां होगा? एग्जिस्ट करने के लिए मुझे फटाफट से बताओ पहली कंडीशन क्या है? जो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन है और जो आपकी कंसिडरेशन है, इन दोनों में क्या होना चाहिए? सब्सटेंशियल गैप होना चाहिए। वो सब्सटेंशियल का क्या मतलब है? सब्सटेंशियल का मतलब है मोर देन 12 मंथ। क्या यहीं पर प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट आ गया कि 12 महीने तक को आप इग्नोर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर 47 में प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट लगा हुआ है, चेक कर लेना। 12 महीने का गैप है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। फिर मैंने आपको बताया एसओटी वाले केसेस के अंदर कई बार रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, कई बार कंसिडरेशन आती है। अगर एक भी जगह पर आपका रेवेन्यू बुक हुआ और उसकी कंसिडरेशन बियॉन्ड 12 मंथ है, हो सकता है बाकियों के पैसे आ जाएं, लेकिन एक भी अगर पेमेंट लेट हो रही है तो क्या पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका एसएफसी का एलिमेंट है? द आंसर इज यस। उसमें मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि एक की पेमेंट 18 महीने लेट हो रही है, एक की 12 महीने लेट हो रही है, एक की 6 महीने लेट हो रही है। तो भाई जो 6 महीने लेट हो रही है उसमें गैप 6 महीने का है, 12 महीने लेट हो रही है गैप 12 महीने का है, 18 महीने लेट हो रही है तो अब 18 महीने वाली लेट हो रही है तो क्या एसएफसी एग्जिस्ट करता है? अगर एसएफसी करता है तो क्या 12 महीने वाले में भी एग्जिस्ट करेगा? हाँ। फिर क्या 6 महीने वाले में भी एग्जिस्ट करेगा? द आंसर इज यस। ओके, तो ये हमने आपको एसओटी के बारे में बताया। मुझे बताइए गैप के अलावा दूसरी कंडीशन कौन सी थी? जो आपका वो गैप की वजह है वो क्या होनी चाहिए? फाइनेंशियल रीजन। अगर नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से गैप है तो आपके लिए वो बेकार है। जैसे एग्जांपल पर भाई मेरे को उसने पैसे दिए, वो गुड्स ले ही नहीं रहा, डिलेड डिलीवरी एट कस्टमर्स रिक्वेस्ट, मैं क्या करूं? वो खुद ही माल नहीं ले रहा। तो क्या ये फाइनेंशियल रीजन है कि नॉन फाइनेंशियल रीजन है? देयर इज अ गैप, बट कस्टमर की रिक्वेस्ट पे आ रहा है, भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई फाइनेंशियल है ही नहीं, इट्स नॉन फाइनेंशियल। या ऑथर वाला केस, टेक्निकल रीजन, कि मान लीजिए ऑथर ने किताब का मैन्युस्क्रिप्ट दे दिया पर रॉयल्टी उसे मिल रही है 2 साल बाद, क्योंकि सेल का डाटा आ रहा है 2 साल बाद, तो क्या हम अपने पास इसको नॉन फाइनेंशियल रीजन बोलेंगे? द आंसर इज यस। या कारण है प्रोटेक्शन राइट्स, यानी सवाल में कॉमन सेंस लगाएं, यहां बहुत बार गलती कर रहे थे, आपको लग रहा था हाँ प्रोटेक्शन राइट हमेशा एग्जिस्ट करता है, भाई कहीं ना कहीं कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा सवाल का डेटा पढ़कर, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जहां आपके पास ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन की वजह है, वो भी नॉन फाइनेंशियल रीजन है। प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? भाई हमको उस गुड्स की क्वालिटी पे डाउट है, ये घटिया कर देगा इसलिए पेमेंट लेट हो रही है, या हमारे गुड्स की डिलीवरी लेट कर देगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या मुझे लग रहा है बैड डेट हो जाएंगे इसलिए मैं एडवांस पैसे ले रहा हूं। इसका मतलब ये सारे के सारे सिचुएशन कौन से हैं? ये नॉन फाइनेंशियल रीजन के हैं। और अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको मैंने बोला था क्या मान लेना, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इन बातों के अलावा कुछ भी नहीं है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दीज सिचुएशंस, तो आप मान लेंगे दिस इज ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। एक थर्ड कंडीशन और भी थी एसएफसी एग्जिस्ट करने वाले केस में, हमारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट या हमारा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, जिसको आप WACC बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट होना चाहिए। और मैंने आपको इसके अंदर ही बोली कि अगर ये दोनों नहीं है आपके पास तो अमाउंट से निकाल लो कि भाई जो आपकी कंसिडरेशन है और जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, डिवाइडेड बाय किससे करना है? यहां पर कई बार गलती की थी आपने, जो कंसिडरेशन का अमाउंट है और फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय किससे करना है? बताओ ना, डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट कंसिडरेशन, इनटू 100 करोगे तो क्या एक परसेंट निकल आएगी। अगर वो परसेंट मान लो 5 साल की है तो क्या डिवाइडेड बाय 5 करोगे? फिर डिवाइडेड बाय 5 करोगे। और अगर वो परसेंटेज सब्सटेंशियल निकल आए तो आप क्या बोल देंगे कि हाँ भाई सिग्निफिकेंट अमाउंट गैप है। तो मुझे बताओ अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो हम क्या बोल देंगे कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या है, इसमें एग्जिस्ट करता है। तो इसमें अगर आप देखना चाहोगे तो क्वेश्चन 44 में टेक्निकल रीजन की वजह से गैप आ रहा है, 41, 42, 43, 45 एंड 46 में कोई प्रोटेक्शन की रिस्क की वजह से गैप आ रहा है, और 37 नंबर में आपका कोई अमाउंट सब्सटेंशियल है। ओके, यू कैन जस्ट डू द प्रैक्टिस एज वेल कि हाँ ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या पॉइंट्स हैं।
मुझे ये बताओ, एसएफसी अगर आपको निकालना पड़े, एग्जिस्ट तो कर रहा है, निकालना पड़े, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि आप देखो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है या आईआरआर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल लिया, वो किसके अप्रॉक्सीमेटली क्लोज होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए? मार्केट रेट के बराबर होना चाहिए। अगर वो मार्केट रेट के बराबर है तो दिक्कत की बात नहीं, कंटिन्यू टू यूज द डिस्काउंट रेट एंड डू द क्वेश्चन। वही डिस्काउंट रेट है, वही चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये दोनों क्लोज नहीं है, तो मैंने कहा आप अपना डिस्काउंट रेट इग्नोर कर देना, वो बकवास है। 0% पे एक्टिवा मिल रही है तो क्या करोगे? 0%, वो धोखा है। मार्केट रेट 8% चल रहा है, आपको वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 0% एक्टिवा मिल रही है, तो 0% बेकार है। क्या यूज करोगे? मार्केट रेट यूज करोगे। तो मार्केट रेट में एक्टिवा की जो कंसीडरेशन है 8% से पहले पीवी निकालनी पड़ेगी आपको, तभी तो फेयर वैल्यू मिलेगी, और वही फेयर वैल्यू रेवेन्यू बनेगा, बाकी का फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस इनकम बनेगी। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, जब भी आपके पास ये क्लोज टू मार्केट रेट होगा तो ये यूज कर लेना। अगर ये मार्केट रेट के क्लोज नहीं है तो जो सवाल में दिया हुआ डिस्काउंट रेट है उसे इग्नोर कर देना, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर मान लीजिए आप मार्केट रेट यूज कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स को रिकैलकुलेट करना, जो कि क्या होगी? ये होगी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट रेट्स। क्या इसमें एक स्पेशल ईएमआई वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ गया था आपको, जिसके अंदर वो 60 महीने की किस्तें थी, जिसके अंदर हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन करा रहे थे क्योंकि मेरा उसमें हाथ तंग है कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। फिर भी आपको खुद एफएमआई सीखना होगा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जो आपकी महीने की किस्त है 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + r की पावर 60 डिवाइडेड बाय r, वेयर r इज इक्वल टू जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय 12। ओके, ये आपके पास फार्मूला है, बाकी आप फार्मूला देख लेना। क्वेश्चन 39 और 40 इसके ऊपर है। इनमें से एक क्वेश्चन जो था वो ये फॉर्मूले के यूज के साथ का है, और दूसरा फॉर्मूला बड़ा नॉर्मल सा है, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। बट स्टिल ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं। ओके, आप एसएफसी कैलकुलेट कर ली तो ट्रीटमेंट क्या करोगे? अगर आपने पैसा एडवांस में ले रखा है तो ये एसएफसी आपकी कॉस्ट होगी कि इनकम होगी? आपने पैसा एडवांस में ले रखा है, डोंट से ए फॉर एड, वैसे पूछ रहा हूं। आपने अगर पैसा एडवांस में ले रखा है तो फाइनेंसिंग क्या होगी? आप पैसा पहले लेके बैठे हैं तो आपकी कॉस्ट आएगी। तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी? जो आपने एडवांस ले लिया और एसएफसी जोड़ोगे तो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स मिलेगी। बात समझ में आती है? और अगर आपको डिलेड पैसा मिल रहा है, यानी गुड्स डिलीवर हो गए, पैसा आपको मिला नहीं अभी तक, तो ये आपकी फाइनेंस इनकम है। तो जो कंसिडरेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, क्या वो ब्याज की इनकम के सहित है? वो ब्याज की इनकम के सहित है। माइनस क्या करोगे उसमें से? फाइनेंस की इनकम। तो क्या बच जाएगा? ट्रांजैक्शन प्राइस। क्या इसी ट्रांजैक्शन प्राइस को जो आप लोगों ने निकाला, इसी ट्रांजैक्शन प्राइस को ही आप अल्टीमेटली एलोकेट करेंगे बाद में? यही ट्रांजैक्शन प्राइस बाद में यूज होगा। तो हमने ये ट्रांजैक्शन प्राइस पर टोटल ये डिस्कशन कर रखी है। फिर आता है हमारे पास अगला पॉइंट, विच इज माय स्टेप नंबर। बताना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज विच स्टेप? कौन सा स्टेप है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज माय स्टेप नंबर 2 एज पर इंड एस, स्टेप नंबर 2, एंड एलोकेशन इज माय स्टेप नंबर 4। इसका मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना स्टेप नंबर 2 है, और ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। और पांचवा स्टेप अकाउंटिंग एंट्रीज का था, वो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके। मुझे बताइए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आप नोटिस करना इस मुद्दे पर ज्यादा सवाल दिख रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है? क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे देखो इतने सारे सवाल दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, यानी सबसे अधिक सवाल इसी एस्पेक्ट पर इंस्टीट्यूट ने अभी तक आपके साथ डील किए हैं। बट हम तो पूरा पढ़ रहे हैं, हम कोई सिलेक्टेड बात ही नहीं कर रहे। मुझे फटाफट से बताइए कि हमारे पास कोई भी प्रॉमिस को सेपरेट पीओ मान सकते हो? बताइए कब? नंबर 1, बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम इट्स ओन, यानी उस प्रॉमिस से कस्टमर अपने आप बेनिफिट ले सकता है, और विद द रिसोर्सेज विच आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट। हाउ डू वी रियली चेक दिस पॉइंट? हम ये कैसे चेक करते हैं? वेरी गुड अदनान। अगर वो मार्केट में अलग अलग सेल करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे लिए वो पहली कंडीशन क्वालिफाई हो रही होगी। नंबर 2,
जो हमारा प्रॉमिस है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब है कस्टमर को वो चीज क्या चाहिए। भाई ऊपर तो लिखा है कस्टमर को उससे अकेले फायदे ले सकता है, तो दूसरी कंडीशन है कस्टमर को ये अकेले ही चाहिए, फायदा भी उसे अकेले मिल सकता है और उसे अकेले ही चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो आप उसे क्या बोलते हो, सेपरेट पीओ। अच्छा, उसे अकेले ही चाहिए पर दो एस्पेक्ट और थे, मतलब कस्टमर को नहीं चाहिए बाय इंटीग्रेटिंग, यानी वो इंटीग्रेशन के साथ नहीं मांग रहा, वो डीपली इंटीग्रेशन नहीं मांग रहा। इंटीग्रेशन का मतलब है कि वो दो प्रॉमिसेस को जोड़कर आपसे नहीं कह रहा कस्टमर कि मुझे दोनों जोड़कर दो, ओके, या दोनों इंटरडिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक प्रॉमिस को छेड़ोगे तो दूसरा प्रॉमिस बदल जाएगा। एग्जाम्पल कौन सा दिया था, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। इफ यू विल चेंज द डिजाइन तो क्या कंस्ट्रक्शन विल चेंज? इफ यू विल चेंज द डिजाइन द कंस्ट्रक्शन विल चेंज। तो यानी कि आपके दोनों प्रॉमिस डिजाइन के और कंस्ट्रक्शन के इंटरडिपेंडेंट है। और इंटीग्रेशन वाले में कौन सा दिया था, जैसे हमने कहा मकान बना रहे हो और उसी के अंदर आपने इंटीरियर भी करना है, क्या ये डीपली इंटीग्रेटेड है? भाई ठीक है, डीप मकान के साथ ही इंटीग्रेटेड है। तो कस्टमर को अगर मान लीजिए सेपरेटली चाहिए, वो ये कह रहा है मुझे इंटीग्रेट नहीं करना, और वो प्रॉमिसेस आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हैं। अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है एंड कस्टमर कैन बेनिफिट आल्सो सेपरेटली, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो सेपरेट पीओ है। ये क्वेश्चंस हैं। हालांकि क्या ये सारे क्वेश्चंस आपके पास जो हैं स्टडी मटेरियल के ही हैं? 10, 12, 14, 15, 16 ये सब यहां तो स्टडी मटेरियल वाले हैं, और 11, 17, 28 इसमें एक नया क्वेश्चन बीच में आ गया 108, और बाकी सब वही है। 108 अभी लास्ट एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये वो वाला क्वेश्चन है, जियो का इंटरनेट है, राउटर ले रहे हैं, तो क्या ये सेपरेट पीओ है कि नहीं है? वो सेपरेट बिकता है, वो राउटर सेपरेटली बिकता है, कस्टमर को सेपरेटली अवेलेबल भी है, इंटीग्रेशन भी डीप नहीं है, हल्का फुल्का है, तो क्या वो हमारे पास सेपरेट पीओस माने जाएंगे? द आंसर इज यस। तो इसमें 108 वाला क्वेश्चन नया है जो अभी रिसेंटली आया है। हालांकि वो क्वेश्चन इनमें से सिमिलर क्वेश्चन जैसा ही है, बट ये हमारे पास एक एस्पेक्ट था। यहां कुछ स्पेशल सिचुएशन और भी हम ले आए थे। सीरीज को क्या आप एक पीओ मानोगे कि हर महीने को अलग अलग पीओ मानोगे? सीरीज को, भाई पहले हमने आपके साथ बात करी थी सीरीज का एमओपी क्या होगा, बताना। पहले मैंने इससे पहले चर्चा की थी सीरीज का एमओपी क्या होगा, एसएलएम। अब मैं बात कर रहा हूं सीरीज में पीओ कितनी है, तो बताइए सीरीज में पीओ कितनी है? मैंने कहा हमेशा 1 ही मानेंगे। क्या ऊपर वाली शर्तें लगाने की जरूरत है इसमें? द आंसर इज नो। एक हमने आपके साथ, अच्छा इसके ऊपर सीरीज पर कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है, 13 एंड 24, यू कैन गो थ्रू देम। वारंटी सेल वारंटी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। एक वारंटी थी एश्योरेंस टाइप वारंटी और दूसरी थी सर्विस टाइप वारंटी, जिसको आप एक्सटेंडेड कवरेज या एक्सटेंडेड वारंटी भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए एश्योरेंस टाइप वारंटी है, तो मैंने कहा आप उसको अपने पास इंड एस 37 में डील करोगे, जिसके अंदर आप प्रोविजन बनाओगे, खर्चा अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और अपने पास उस प्रोविजन को बाद में ट्रीट करोगे एज पर इंड एस 37। हमारे स्टैंडर्ड का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो सर्विस टाइप पीओ है, तो क्या आपको अपने पास उसको अलग पीओ मानना पड़ेगा? हां, अगर आप उसको अलग पीओ मानोगे तो क्या आपको वो एलोकेट करनी पड़ेगी? जो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस लिया है वो दोनों के स्टैंड अलोन प्राइसेस की रेशियो में एलोकेट करके फिर उनमें से जो आपकी सर्विस वाली का है उसको एसओटी बेसिस पर, और जो गुड्स हैं वो अपने पास नॉर्मल बेसिस पर। इस पर एक सवाल भी था, आई प्रोबब्ली बिलीव कि वो कहीं होगा, इसमें से इन्हीं तीनों में से कोई एक सवाल होगा, शायद 85 नंबर होगा। उसमें बाइक वाला सवाल था कि बाइक के अंदर आपने एक एक्सटेंडेड कवरेज ले रखी है तो उसको हम कैसे एलोकेट करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे पास इसके ऊपर थे। रियल एस्टेट डेवलपर्स के केस में हमने कहा आमतौर पे जो ऑब्लिगेशन टू कंस्ट्रक्ट होती है विद कॉमन एरिया, क्या ये अलग अलग पीओज हैं कि एक पीओ है? ये एक पीओ होती है। इस पर कोई ज्यादा डिटेल में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नहीं पूछता है। नंबर 2, जो जिम है जो बनाया
बनाया जा रहे हैं हाई राइज के अंदर, जिम है, पार्किंग है, या क्लब मेंबरशिप है, या लैंड राइट्स है, ये जनरली पक्का नहीं है। जनरली क्या ये अलग पीओ माने जाते हैं? अलग अलग पीओ होते हैं जनरली, फिर भी केस टू केस आपको देखना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन के आते हैं तो फैक्ट्स आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। इस पर हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। फिर बारी आती है डिस्काउंट वाउचर्स लॉयल्टी पॉइंट्स के ऊपर। लॉयल्टी पॉइंट्स पर एक इंस्टीट्यूट ने नया क्वेश्चन ऐड किया है जो कि हमारी 21 क्वेश्चन की लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास 107 नंबर क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था, ये लॉयल्टी पॉइंट के क्वेश्चंस हैं। डिस्काउंट वाउचर्स के अंदर क्वेश्चन 23, 106 और 91 है, ये ठीक सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन 2 एंड 83 आईसीआई ने रॉन्ग कैलकुलेट किए हुए हैं। डिस्काउंट वाउचर वाले क्वेश्चन में भी कुछ इश्यूज हैं, ये दो जगह पर इंस्टीट्यूट के आंसर मिलते हमारे नहीं है। अब ये डिस्काउंट वाउचर होते क्या हैं? ये ऑप्शन होती है टू ऑब्टेन या बाय एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। कब? रेट्रो में के फ्यूचर में? इन फ्यूचर हम एडिशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाकर के और एडिशनल गुड्स बाय कर सकते हैं। ये राइट मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल का मतलब ऐसा नहीं हो कि जो डिस्काउंट हम सबको दे रहे हैं वो भी डिस्काउंट वाउचर वाले को भी वही मिल रहा है, नहीं, मटेरियल राइट होना चाहिए। अगर वो मटेरियल राइट है तो हम उसको सेपरेट पीओ ट्रीट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मटेरियल है तो हम उसको सेपरेट पीओ ट्रीट करते हैं। अगर सेपरेट पीओ ट्रीट करते हैं तो क्या इसको एलोकेट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। यू नीड 2 आइटम्स, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने बेचे हैं, और साथ में फेयर वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट वाउचर, ये लॉयल्टी पॉइंट। फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आमतौर पे वही होगा जितने का आपने माल बेचा है, तो वही उसकी फेयर वैल्यू होगी। और फेयर वैल्यू ऑफ डिस्काउंट वाउचर कैसे निकालोगे या लॉयल्टी पॉइंट कैसे निकालोगे? भाई आपने कितने लॉयल्टी पॉइंट या डिस्काउंट वाउचर दिए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है यूज करने की, वो कितने अमाउंट पर यूज होगा। क्या तीनों का फंक्शन लेना पड़ेगा? भाई कितने आपने पॉइंट दिए हैं, या और फिर उसके बाद यह भी देखना पड़ेगा कि वो किस पर यूज होंगे, और यह भी देखना पड़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर ऑलरेडी कस्टमर को 10% का डिस्काउंट आप देते ही थे और आपने 15% का अब डिस्काउंट वाउचर दे दिया, तो मटेरियल बेनिफिट कितने का मिल रहा है? आपने 15% का वाउचर दे दिया, 10 तो आप वैसे ही देते थे हर एक को, तो बताइए उस आदमी को मटेरियल बेनिफिट कितना मिला? 5 का। तो ध्यान रखना, मैं जब वैल्यूएशन करूंगा तो किस पर करूंगा? 5% पे। 5% अप्लाइड ऑन द वैल्यू विच इज अगेन माई एस्टिमेट मल्टीप्लाइड बाय चांस दैट कस्टमर विल यूज इट। क्या एक फेयर वैल्यू मिल जाएगी? उस फेयर वैल्यू में हम क्या कर देंगे? इसको एलोकेट कर देंगे। एलोकेट करने के बाद डिस्काउंट वाउचर का हम क्या बना देंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। उसका रेवेन्यू क्या कर देंगे? डेफर कर देंगे। बाद में वो डेफर्ड रेवेन्यू अगर वाउचर बेकार हो गया या लॉयल्टी पॉइंट बेकार हो गए तो क्या, या वो यूज हो गए, तो वो हमारा अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? रेवेन्यू में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर वो अभी भी अनयूज बचा हुआ है या लॉयल्टी पॉइंट बचे हुए हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड? क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाएगा? बचा हुआ रेवेन्यू इनटू आप एक एस्टिमेट लेंगे। ये क्या नया एस्टिमेट होगा? यानी कि जब आपने सेल की थी तो हो सकता है आपका एक पुराना एस्टिमेट हो, क्या ये नया एस्टिमेट होगा? द आंसर इज यस। न्यू एस्टिमेट डिवाइडेड बाय द टोटल न्यू एस्टिमेट। आप इस फ्रैक्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इस पर चाहे तो हमने 2 क्वेश्चंस कर रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये हमारे पास थे इन रिलेशन टू डिस्काउंट वाउचर्स। एक हमने आपके साथ और बात करी थी बिल एंड होल्ड कि ये भी सेपरेट पीओ होती है। बिल एंड होल्ड मतलब माल बनाओ, अपने ही गोदाम में रख लो, होल्ड कर लो, और हमने कहा ये भी सेपरेट पीओ है। बिल एंड होल्ड के अंदर आपको हमने कुछ कंडीशन बोली थी। नंबर 1 कि क्या ये कस्टमर की रिक्वेस्ट में होनी चाहिए? हाँ। क्या ये गोदाम में अलग जगह रखी होनी चाहिए? हाँ। क्या वो मिक्स या रिप्लेस कर सकते हैं किसी और के साथ? ना। इसका मतलब अगर ये सिचुएशन होगी तो हम क्या बोल देंगे कि हम उसको कस्टोडियल सर्विसेज दे रहे हैं। क्या कस्टोडियल सर्विसेज को अलग पीओ मानना पड़ेगा? द आंसर इज यस। जैसे ही आपने बोला अलग पीओ मानना पड़ेगा, तो क्या ट्रांजैक्शन प्राइस को 2 भागों में एलोकेट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। एलोकेट करने के बाद जो गुड्स वाला है वो तो आपने जिस दिन गोदाम में अलग रख दिया, कस्टमर को नहीं दिया, जिस दिन गोदाम में अलग रख दिया, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और जो कस्टोडियल सर्विसेज का रेवेन्यू है वो कैसे बुक करेंगे? ओवर दी
पीरियड ऑफ टाइम, यानी उसको हम अपने पास जो अपने कस्टोडियल सर्विस दे रखी है हम उसके अंदर उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। तो कहां गया, ये रहा। तो ये मैंने अपने पास, इसका क्वेश्चन भी था, इसका क्वेश्चन एक ही है, कौन सा नंबर है, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर विच इज 68। इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा नहीं, ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। फिर मैंने आपसे कहा हाउ डू वी एलोकेट, कई जगह बोल दिया एलोकेट करो एलोकेट, तो एलोकेशन करने का क्या तरीका है। हाउ डू वी एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू वेरियस पीओज, हम वेरियस पीओज में एलोकेट कैसे करते हैं। नंबर वन, हम एलोकेट करते ही नहीं है। किस सिचुएशन में, फटाफट से बताओ, दो सिचुएशन में हम एलोकेट करते ही नहीं है। नंबर वन, यदि गुड्स की डिलीवरी पॉइंट इन टाइम है और दोनों की डिलीवरी सेम टाइम पर हो रही है, तो क्या आपको एलोकेट करने की आवश्यकता है। फिर एलोकेट करने की आवश्यकता, क्या दोनों का रेवेन्यू इकट्ठा बुक हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। या जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसेस लिखे हुए हैं इंक्लूडिंग वेरिएबल कंसिडरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसेस लिखे हैं दे आर कंसिस्टेंट विद स्टैंड अलोन प्राइसेस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, यानी मार्केट में जो प्राइसेस हैं उनके साथ वो कंसिस्टेंट हैं। क्या आपको एलोकेट करने की जरूरत है, द आंसर इज नो। अगर मान लीजिए वो कंसिस्टेंट है तो जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसेस लिखे हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके हम रेवेन्यू को आगे ले जाएंगे, फिर मुझे उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो ये दो केसेस अप्लाई ना हो पाए तो आपको एलोकेट करना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं जनरल एलोकेशन रूल्स। हम जनरल एलोकेशन रूल्स के हिसाब से इसकी एलोकेशन करेंगे। मुझे बताइए ये रेशो कब निकाली जाएगी। ये रेशो निकाली जाएगी इंसेप्शन प्राइस पर। रेशो निकालने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। क्या चाहिए, नंबर वन, स्टैंड अलोन प्राइसेस। कौन से वाले सैयद, स्टैंड अलोन प्राइसेस कौन से वाले, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। नहीं मिलेंगे तो आप कौन से यूज कर लोगे, नहीं मिलेंगे तो आप कौन से यूज कर लोगे, नहीं मिलेंगे तो कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच ये वाला यूज कर लोगे। वो भी नहीं मिलेगा तो फिर कौन सा लगाओगे, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। मजे की बात है, आपके सवाल में जो डाटा दिया होगा उससे काम चला लेना। आपको मैंने ऑर्डर बता दिया, पहली ऑर्डर प्रेफरेंस कौन सी है, आप लेना डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, नहीं तो लेना कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, नहीं तो लेना एडजस्टेड मार्केट अप्रोच। इनसे आप अपने पास रेशो निकालोगे। रेशो कब निकाली जाएगी, इंसेप्शन पे निकाली जाएगी। जब आप ये एलोकेशन करने का समय आएगा तो आप एलोकेशन कैसे करोगे, आप हमेशा पहले बंडल्स पर ही अप्लाई करोगे। एलोकेशन रेशो किस पर अप्लाई करोगे, बंडल्स पर अप्लाई करोगे। तो बंडल मतलब मान लो एक बंडल में दो आइटम है, एक और बंडल में दो आइटम है, तो क्या दोनों बंडलों में पहले एलोकेट किया जाएगा, द आंसर इज यस। फिर क्या बंडलों के अंदर की आइटम को एलोकेट करेंगे, भाई जो उसका एलोकेटेड अमाउंट होगा, जो उस बंडल में एलोकेट होके आया, उस अमाउंट को उस बंडल की दो आइटम में उनके स्टैंड लोन प्राइसेस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल या कॉस्ट प्लस अप्रोच या मार्केट एडजस्टेड अप्रोच, उसके हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पास। अगर मान लीजिए एक आइटम का स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, बाकी सबका है, तो आपके पास एक जुगाड़ अवेलेबल है जिसका नाम है रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच। वो कहता है भाई आपके पास रेशो में एक आइटम की रेशो नहीं है ना, बाकी सबकी है, तो कह रहा आप ट्राई कर लो, शायद इससे काम बन जाए। और वो तरीका क्या है, कह रहा जी आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एलोकेट कर दो। जो बची हुई ट्रांजैक्शन है जो रेजिडुअल वैल्यू में आ रही है वो मान लो किसकी है, वो मान लो जो आपकी आइटम बच गई थी उसी की है, प्रोवाइडेड, वहां पर भी एक कंडीशन है, बताइए क्या, वो जो बचना चाहिए दैट शुड बी अगेन कंसिस्टेंट विद द रेंज ऑफ द प्राइसेस जो आपके पास आ रहे हैं। यानी जनरली आप जो सेल करते थे उस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे तो क्या करना पड़ेगा, नहीं आ रहे तो अप्लाई करो, अपना आरवीजी को छोड़ो और ढूंढो जैसे मर्जी, चाहे सीपीएम में अप्रोच के साथ ढूंढो, चाहे फेयर वैल्यू से ढूंढो, चाहे एडजस्टेड मार्केट से ढूंढो, फिर आपको प्रॉपर एलोकेशन करनी ही होगी। बात समझ में आती है। रेशियो निकालने वाले तीन क्वेश्चन थे, 55, 96 और 97। बंडल को खोलने वाले दो सवाल थे, 56 एंड 57। इसमें ये दो क्वेश्चन में आपने गलतियां की थी, मुझे आपके ऊपर चिल्लाना पड़ा था। क्या ये क्वेश्चन जरूर देख लेने चाहिए, 56 एंड 57। इनमें आप लोगों ने मुझसे गालियां खाई थी। इसमें वो लाइसेंस वाला केस था, याद है, लाइसेंस वाला था, और लाइसेंस ए और बी में से एक लाइसेंस पहले जा रहा था, एक बाद में जा रहा था। वेरिएबल कंसिडरेशन थी और वेरिएबल कंसिडरेशन कंसिस्टेंट नहीं थी। जब कंसिस्टेंट नहीं थी तो आप जब उसको एलोकेट कर रहे थे तो आप फिक्स प्राइस को एलोकेट करना भूल जा रहे थे। आप बोल रहे थे वेरिएबल को देखो, तो वेरिएबल को भी देखना और फिक्स को भी देखना, उसे एलोकेट करना था।
आई होप आप अपने पास ये क्वेश्चन देखेंगे तो अगर मान लो फिर भी आपको दोबारा गालियां खानी हो तो क्या आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं गालियां? आप जब मर्जी क्लास को डाउनलोड करके दोबारा गालियां खा सकते हैं। ओके, तो यानी ये आपके पास कौन सी अप्रोच थी? ये वाली अप्रोच थी। फिर आ गया मेरे पास एक स्पेशल केस, ठीक है। ये वो स्पेशल केस हैं जो ऊपर कहीं नहीं आए। वैसे आपने नोटिस किया मैंने आपको यहां जो नोट्स दिए हैं और जैसे पढ़ाया था, कुछ स्पेशल केस मैंने बाद में किए थे, मैंने भी चर्चा में ऊपर ले गया उनको। ये स्पेशल केस में सबसे पहला स्पेशल केस है टोल रोड या सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। तो मुझे बताओ, टोल रोड और सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट जो कि एयरपोर्ट्स या इस तरह की चीजों के लिए यूज हो सकते हैं या टोल रोड के लिए हो सकते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं जो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए। बताओ क्या देखना चाहिए कि राइट टू रिसीव कंसिडरेशन कहां से है। अगर राइट टू रिसीव कंसिडरेशन फ्रॉम ग्रांटर है तो आपका कॉन्सेप्ट अलग है, और अगर राइट टू रिसीव कंसिडरेशन फ्रॉम पब्लिक है तो आपका कॉन्सेप्ट अलग है। अगर भारत सरकार से आपको टोल रोड के पैसे मिलने हैं तो आप एंट्रियां क्या करेंगे? भारत सरकार से पैसे मिलने हैं तो एंट्री बनेगी भारत सरकार अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, कितने रुपए? फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन। भारत सरकार आपको कहती है ऑपरेट भी कर दो तो आप उसके भी पैसे साथ में लेंगे, हालांकि इसकी एंट्री अलग होगी, इसकी एंट्री अलग होगी, लेकिन एंट्री यही होगी। क्या भारत सरकार लेट पैसे देगी तो फाइनेंस इनकम भी आ जाएगी? भारत सरकार लेट पैसे देगी तो फाइनेंस इनकम भी आ जाएगी। डेटर से बाद में कलेक्शन कर लेंगे तो क्या डेटर का पैसा लेंगे तो डेटर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा। और जितना आपने कॉस्ट इनकर कर दी है क्या वो पीएनएल में चली जाएगी? द आंसर इज यस। क्या इंस्टीट्यूट के एक सवाल में लिखा था उसने इंटेंजिबल एसेट में डाल दिया तो इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, खर्चा अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट, तो ये करना पड़ेगा अपने पास। ओके, अच्छा, अगर ये पब्लिक से पैसा लेना है तो क्या डेटर बुक कर सकता हूं? अगर आपने पब्लिक से पैसा लेना है तो मैं इनटेंजिबल एसेट को बुक करूंगा, और कितने रुपए से? विद द सेम फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहां आपको ऑपरेट करने के पैसे नहीं मिलते, यहां आपको ब्याज का पैसा नहीं मिलता, यहां आपको डेटर से पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन पब्लिक से पैसा मिलता है। यहां डेटर से पैसा मिला था, यहां पैसा किससे मिलता है? टोल कलेक्शन से, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। यहां पर भी आपने खर्चे बुक किए थे, क्या यहां पर भी खर्चे बुक करने पड़ेंगे? द आंसर इज यस। यहां एक नया खर्चा भी आ जाएगा, बताओ कौन सा वाला खर्चा आ जाएगा? अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन हैं? इस पर दो क्वेश्चन है, 75 एंड 99। और फिर आ गई बात हमारे पास प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करता है, जिस पर अभी आधा घंटा पहले भी गालियां खाई आपने। तो प्रिंसिपल कितना रेवेन्यू बुक करता है? 100%। एजेंट कितना रेवेन्यू बुक करता है? अपनी कमीशन। ये बेसिक डिफरेंस है। हाउ डू वी नो कि ये प्रिंसिपल है कि एजेंट है? तीनों की तीनों बातें पूरी हो जाएं तो क्या हो जाएगा? वो एजेंट। तीनों की तीनों बातें पूरी हो जाएं तो क्या हो जाएगा? वो एजेंट। एजेंट नहीं करता है तीन काम, बताइए कौन कौन से तीन काम एजेंट नहीं करता है? तीन काम। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज खुद से डिलीवर नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है लेकिन खुद नहीं डिलीवर करता, गुड्स एंड सर्विसेज कोई और डिलीवर करता है। नंबर दो, उसके पास इन्वेंट्री का रिस्क भी नहीं होता है। नंबर तीन, क्रेडिट रिस्क हो सकता है, यानी कि बैड डेट का रिस्क उसके पास हो सकता है, लेकिन इन्वेंट्री का रिस्क नहीं होता। और लास्ट में वो प्राइस डिटरमिन नहीं करता है, यानी प्राइस का रिस्क भी उसका नहीं होता। जो प्राइस पीछे से आएगा वही प्राइस हम आगे कोट कर देंगे। ये केसेस अगर एक भी कंडीशन पूरी पिट गई तो बताओ क्या होगा? एक भी कंडीशन पिट गई तो वो क्या होगा? वो एजेंट नहीं कहलाएगा, वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल होगा तो रेवेन्यू कितना बुक करेगा? वो 100% रेवेन्यू बुक करेगा। और अगर तीनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? वो एजेंट बन जाएगा। With this, we have completed the complete revision of this standard in about 1 hour and 40 minutes. हम 1 घंटे और 40 मिनट में ये टोटल एक पेज में स्टैंडर्ड कर पाए, और इसमें 109 क्वेश्चंस की पूरी संख्या है। आपको देख के लग रहा है इसमें 109 क्वेश्चन है? आपको लगा यार 109 तो है ही नहीं, गिनती करी मैंने खुद बाद में। हालांकि उसी में 32-33 नंबर का मुझे हेरफेर आया था, पर मैंने वो बाद में लिखा था तो मुझे लगा था मेरे 107 क्यों आ रहे हैं और 109 होने चाहिए। तो वो ढूंढा, फिर तो पता चला 32-33 मिसिंग है। मैं फिर सोचा, मैंने कहा लगता लिखने रह गए, बट लिखे हुए थे वो। तो इसका मतलब ये कि 109 क्वेश्चंस हैं, और मात्र 1 घंटे 40 मिनट के इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे। मैं इसे YouTube पे डलवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना रहे। आप इसको जब मर्जी देख सकते हैं, और जब भी आप इसे करें साथ साथ किताब खोल लें, उन क्वेश्चंस को देखते जाएं,
हाथ के हाथ क्या था हो गया, आपको जरूरत ही नहीं। अब आप मुझसे पूछते हैं शाहिद कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो इसमें ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट के दो दो क्वेश्चन है। I can't leave any concept out of it. That is the problem in this standard. Otherwise similar questions होते हैं तो मैं of course आपको बोलता कि ये कर लो वो कर लो, but इस टॉपिक में मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आपके साथ ये शीट बना दी है। ऐसे ही मैंने आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी एक बार रिवाइज कराना है, बट मेरे पास ना उसके लिए मुझे टाइम चाहिए तो मिल नहीं रहा है, तो आप लोग बिल्कुल एश्योर्ड रहिएगा, वो भी आपको साथ में मिलेगा, इसी प्रकार से कराएंगे, ठीक है। और जो बड़े स्टैंडर्ड है उन सब में ऐसा कर दूंगा मैं, जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड है, जैसे 116 में भी मैं ऐसा कर दूंगा, या कोई और बिजनेस कॉम्बिनेशन है या कंसोलिडेशन है वहां भी ऐसा कर दूंगा। और ऑलरेडी एक दो स्टैंडर्ड बड़े थे, मैंने ऑलरेडी ऐसा कर भी दिया था 33 में और 102 में मैंने आपको ऐसी शीट बनाकर दे दी है।